स्टार्ट कैसे किया था? मैं यूट्यूब में था कि यूट्यूबर बनना, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था ब्रांड के थ्रू, तो एजेंसी बहुत इजी बिजनेस लगा। एक दिन दिखेगा आपको कि आगे क्लाइंट फ्रीलांसर पोच भी कर लेते थे क्लाइंट। सबसे महंगा इंसान है ना, वो सबसे पहले भागता इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा होता, क्या करते हैं आप अलग उसमें? है। अगर इनिशियल पैसा कमाना, मैं सबको ये एडवाइस दूंगा, कॉपी पेस्ट कर उनके लिए कुछ सजेशन जो बिगिनर है। कि आप लोग ऐड कर लो। कि मेरा बेटा मेरे से बोलता है बुगाटी दिलवा दो मेरे को, वो किस्मत आपके कर्मों से ही तो आ रही है। जितने अच्छे आप कर्म करोगे उतनी बढ़िया ही तो किस्मत होगी। HR बन जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय से भी गाली खाता है और बॉस से भी गाली खाता है। एडिटर कमाते थे रुपए, हमारा गोल है करोड़ रुपए प्लस। वो लगता है कि दग 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 ऊपर जा रहे हो, और एक दिन था वो सुबह पूरा जीरो, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आज हम आर्यन भाई के साथ। आर्यन भाई को मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। जब मैंने भाई का पहली बार ऐड देखा था, और मैं भी काफी नया था मार्केटिंग में, और मैं सिर्फ यूएस में काम करता था, तो भाई का ऐड कुछ ऐसा था। आज मैं आपको दिख गया हूँ, और मैं आपको दोबारा जल्दी दिखूंगा जब तक आप मेरे ऐड पे क्लिक नहीं करने वाले। तो इट वॉज अ ग्रेट रीटारगेटिंग ऐड, जब शायद लोगों को रीटारगेटिंग इंडिया में पता भी नहीं थी। तो जब से मैं भाई को जानता हूँ, तो भाई थोड़ा बताओ उस ऐड के बारे में, कैसे शूट करा, क्या वो जर्नी थी, और क्या मार्केट को हिलाया आपने जब से। मेरा टर्निंग पॉइंट जो आया वो उसी ऐड के बाद आया, क्योंकि उससे मेरे को इनबाउंड लीड्स बहुत आने लग गई। क्योंकि लोगों को, जैसा आपने बोला कि फर्स्ट इंडियन आपने देखा कि कोई ऐड कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा, और वहीं से जो आज मेरे लिए सबसे हाई पेइंग क्लाइंट है, वहीं से जुड़े भी। तो उस टाइम आज चलता है कि सेचुरेशन आ रहा है, नए क्रिएटिव बनाओ, ये बनाओ। उस दिन मैं एक ही रात को बैठा था, और मैंने एक ही रात में 12-13 ऐड शूट कर लिए थे, रीटारगेटिंग ऐड भी शूट कर लिए थे। किसको क्या बोलूँगा, आपने मेरा ऐड देख लिया अभी क्लिक नहीं करा, आपने मेरा लैंडिंग पेज देख लिया अभी क्लिक नहीं करा। तो वो एक ही रात में पूरा शूट करके करे थे, तो बढ़िया रहा। वो एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा वो वाला ऐड मेरे लिए। तो स्टार्ट कैसे किया था आपने, कि मतलब मार्केटिंग में घुसे कैसे थे आप? भाई मार्केटिंग में घुसने से पहले, अब वो जैसे आपने जो टॉपिक छेड़ा, वो उससे जुड़ना पड़ेगा। तो वो पूरी जर्नी 2000 आपकी 15-17 से चालू होगी। मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा था कि यूट्यूबर बनना है मुझको। मैं बहुत थोड़ा ऑडियंस को दे देता हूँ। तो मैंने भाई को बता रहा था, भाई को मैं जानता हूँ मार्केटिंग के थ्रू। तो हमारा एक एडिटर आया, तो ऐसे वो बोल रहा है, मैं भाई की दिखा रहा, मैंने भाई एडिटिंग करता है, बोल रहा भाई ये भाई की तो मैंने वीडियो देखी है। मैंने बोला कौन सी? बोल रहा भाई यूट्यूब पे आती है इनकी वीडियो, बहुत तगड़े फेमस आते हैं। तो मैं कैसे? उसने एक वीडियो दिखाई, तो एक प्रैंक वीडियो, कॉमेडी वीडियो थी, सॉरी कॉमेडी वीडियो में रोक के दिखाया, देखो भाई ये सेम बंदा है। लग तो सेम रहा है भाई। अब आगे भाई बताएंगे उसके बैक स्टोरी क्या है। तो मैं 2015 से यूट्यूब कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दिया करता था। सीकेन की डाउनलोड करता था, उसमें थोड़ा अपलोड कर दिया करता था। 2017 में मैंने खुद का टैग, उस टाइम आया था टैग, तो 2000 अपना ये 18-19 में एक्चुअल चालू हुआ। बट मैंने टैग से, क्योंकि ज़्यादा था, पसंद रहता है लड़कों को, सभी लड़कों को टैग पसंद है, तो टैग की वीडियोस डालना चालू करी। टैग ऑप्टिमाइज़र करके मैंने चैनल बनाया था। फिर उसको करते गया 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हुए। उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब 10,000 फॉलोवर उस टाइम होना, सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात है। मतलब फ्लैक्स था आपके लिए। आज तो मतलब हर कोई दूसरा होगा उसके पास भी होंगे। मतलब मेरे ऑफिस बॉय है, उसके 27,000 फॉलोवर हैं। शॉर्ट्स की वजह से होंगे ना। वो जो भी होगा। तो मतलब बहुत इजी हो गया है आजकल। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई। देन हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए थे, तो मेरे दोस्त थे जिनके साथ आपने वीडियो देखी, तो उस टाइम टिकटॉक चल रहा था। टिकटॉक में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था ब्रांड के थ्रू। कोई कोको कोला आ रही है, कोई ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो करवा रहे थे। तो एजेंसी बहुत इजी बिजनेस लगा कि क्लाइंट देगा 10 लाख रुपए, 30% एजेंसी का मार्जिन रहेगा, और देन 70% इन्फ्लुएंसर को देना है। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे रजत, जिनके साथ आपने देखा, तो वो टिकटॉक पे बड़े फेमस थे। तो वहाँ से हम उनकी, वो एजेंसी से परेशान थे। हर एक इन्फ्लुएंसर एजेंसी से परेशान रहता है। जितनी बड़ी एजेंसी बोल लो कि कितनी बड़ी एजेंसी, सब परेशान ही रहते हैं। किसी ने पेमेंट होल्ड कर लिया, बड़ी से बड़ी एजेंसी जो अभी आप इमेजिन कर पा रहे होगे, उससे परेशान है लोग कि पेमेंट होल्ड है, अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं करा, इस टाइप से। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, करना ही क्या है, ब्रांड को ईमेल करना है, मेरे पास ये इन्फ्लुएंसर है, इसका ये रेट है, दे दो। तो एक ही रात में हम लोगों ने डोमेन खरीदा, एडिमाइज, वहाँ से डोमेन आया। तो पहले हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी खोलने वाले थे, तो खोला और करा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जो सोचा था कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ से बस एडिमाइज नाम आ गया था। फिर वो चीज़ चलती रही। तो वहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग भी करा करता था। कोर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब करता था। तो ऑनलाइन एक नई अपॉर्चुनिटी, ऐसी दोस्त, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं मैंने। मतलब आप जो बोलोगे सब कर रखा है मैंने। ब्लॉग भी चलाएं, ये भी करा। तो एक चीज़ होती है यूट्यूब कंपाइलेशन चैनल्स, तो
तो उस टाइम GTA 5 की क्लिप्स बहुत चलती थी USA में, कम 5-5 10 सेकंड की क्लिप करो, तो उस टाइप का एक मुंबई में थे कुछ दोस्त, तो उनके साथ मिलके करा था। तो मेरा इसी चैनल को मैंने कन्वर्ट कर दिया, जो 5,000 सब्सक्राइबर थे, मैंने कहा इस पर तो ग्रोथ हो नहीं रही है, उस पर कर देते हैं कन्वर्ट। तो मैं उस पर करने लग गया, उस पर हो गए 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। तो एक दिन रात को मेल आया मुझे कि आई वॉन्ट टू बाय योर चैनल। तो उस टाइम हैक बहुत होते थे, जो अभी हैकिंग चलती ना, कि जैसे ईमेल खोला डाउनलोड करा, तो अपन तो टेक वाले, अच्छा स्कैम करेगा, तो मैं भी उसके मज़े लेने लग गया। रैंडमली लोग क्या करते हैं कि ऐसे आएगा, तो मतलब वो किस्मत, बहुत लोग बोलते हैं कि किस्मत नहीं होती, मैं मानता हूँ किस्मत होती है। हो सकता था कि मैं वो वाले ईमेल इग्नोर कर सकता था, तो मैंने कर दिया रिप्लाई कि ठीक है $900, ओके $900, सिर्फ इतना सा लिखा। कहता ओके डील, नेगोशिएशन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा पक्का हैकर है, सेंड योर पेपाल आईडी, मैंने भेज दी, वो सही में मेल भी आ गया। और रात के 2-3 बज रहे हैं। मैंने आज तक, मतलब मैं फ्रीलांसिंग करा करता था जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करता था, तो शुरुआत मेरी 200 रुपये से हुई थी। ऐसे करके मैं 500 रुपये तक पहुँच गया था। सैटरडे संडे वीडियो शूट करा करता था, कैमरा उन्हीं का रहता था। मंडे टू फ्राइडे स्कूल के साथ एडिटिंग करता था, तो 500 रुपये मिला करते थे मुझे। तो महीने के मैंने ऐसे कमाए हैं, 2-3 वीडियो शूट होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये कमाए मैंने महीने के, इधर उधर जो भी कर लिया। और एकदम से अकाउंट में पेपाल में कन्वर्ट होके दिखने लगते हैं, वो $900 की पेमेंट आती है और कन्वर्ट होके अमाउंट दिखने लगता है। मैंने कहा ये पैसे रियल हैं। और रात को यार क्या बढ़िया हैकर है ये, इसने तो सही में दिखा रहा है यार ये तो। तो मैं उसका ईमेल चेक कर रहा हूँ कि सही में paypal.com से ही आया, ईमेल आता है ना कन्फर्मेशन का। मैंने कहा क्या हैकर है भाई, इसके तो पैसे आ गए। फिर उसने बोला सेंड एक्सेस, तो अब मैंने जितना मेरे दिमाग था मैंने सब लगा लिया कि हैकर है, कहाँ से पकड़ूँ इसको, बट पकड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि ईमेल भी सही डोमेन से आया है, मेरे पेपाल पे भी बैलेंस दिख रहा है। तो यूट्यूब पे मैनेज एक्सेस देते हो तो 24 घंटे का रहता है, आपके पास एक्सेस रहता है कि आप प्री क्लेम कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है अभी तो एक्सेस दे देते हैं, बाद में समझेंगे, नहीं होगा तो कॉल बैक कर लेंगे। तो मैंने उसको एक्सेस दिया और सुबह 4 बजे या ऐसा कुछ समय रहता है, पेपाल सेटल कर देता है। मेरा पहले का अकाउंट हो चुका था, मैं कुछ ऐसे डील कर चुका था, कोई $30 एक बहुत पहले वेबसाइट होती थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। उसमें क्या होता था कि आपको कुछ टास्क करने पड़ते थे, उस पर आपको पॉइंट्स मिलते थे और फिर आप रीस्टॉक आता था। गो करके था यार, मैंने बहुत वीडियोस बनाई मैं उसकी वेबसाइट, अब तो बंद हो गई वो, पता नहीं क्या था। तो उस पर ऐसे करके तो उससे मेरे को $10-20 कभी आए थे। तो मेरा अकाउंट मतलब टाइम हो गया था, तो इसलिए फिर तो वो 21 दिन होल्ड करता है अभी, पहले 21 दिन करता था। हाँ, तो वो वाला प्रॉब्लम था। तो मेरे को आ गया सुबह पैसा, मैंने कहा वाह। फिर मैंने उसको वापस ईमेल पे रिप्लाई करा कि आपने चैनल तो ख़रीद लिया, बट ये वीडियो एडिट कौन करेगा, आपको चाहिए वीडियो, मेरे पास रखे हुए हैं। तो उसने बोला कितने चार्ज करोगे, तो मैंने कहा यार इसके पास पैसा तो है। तो मैंने 900 की जगह $100 तो उसको लिखा था, तो मैंने $100 लिख दिया कि क्या पता दे दे। कहता नो इट्स टू एक्सपेंसिव, इंग्लिश भी उतनी अच्छी आती नहीं थी। मैंने कहा ओके $50, कहता डील। अब आप सोचो, एक वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो बनानी, उसके 3,500-4,000 रुपये मिलने हैं। और ऐसा भी नहीं कि कब वो कह रहा है कि आप तो बना के भेजते जाओ, मैं सब इस स्केड्यूल कर दूंगा। तो मैं थे और मेरे दोस्त थे जो हम लोग मिलके करते थे। तो अब मैंने एडिटिंग बंद कर दी और मैंने दोस्तों को बोल दिया 200 रुपये दूंगा एक वीडियो के, जितनी एडिट कर सकते हो करो। और उस टाइम पे तो 50 रुपये 100 रुपये बहुत बड़ी बात ही थी। तो मैंने 200 रुपये दिए, वो भी हो गए, ठीक है, दिन रात लगे हुए हैं, वो भी वीडियो आए जा रही, यहाँ पे मैं 10 वीडियो भेज रहा, उसको डायरेक्ट पेमेंट आ रही। तो ऐसे करके मैंने अच्छे खासे 3-4 लाख रुपए कमाए। फिर मैंने उससे पूछा कि करते क्या हो, क्योंकि पता तो चले भाई, इस मतलब ये बंदे को कुछ है ही नहीं। मैं जैसे ही बोलता हूँ पेमेंट का, पेमेंट कर देता था। अपने तो कितना परेशान होना पड़ता है इंडिया में, 1 तारीख को इनवॉइस भेजो, फिर 10 तक भी पेमेंट नहीं करते बार बार लोग। तो ये तो पैसे डायरेक्ट भेज रहा है। तो फिर उस वहाँ से पता चला वो करता था ड्रॉप शिपिंग। अच्छा। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग पहले से पसंद थी, विवेक बिंद्रा और इन सब की वीडियोस बहुत अच्छे लगते थे, मार्केटिंग की वीडियो, केस स्टडीज़, ये सब। तो वहाँ से पता चला, तो उनने बोला कि ठीक है मेरा एक कोर्स है ड्रॉप शिपिंग का, उसको एडिट कर दोगे क्या। अब ये 200 रुपये वालों को इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती थी, बट मैंने कहा ठीक है कुछ तो अच्छी कर लूँगा, खुद ग्रामर थोड़ी गलत बोल लेगा, अंग्रेज़ है, जहाँ पे कट बोलेगा वहीं पे तो करना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो वहाँ से मैंने उस ड्रॉप शिपिंग के कोर्स को एडिट करा। वो एडिट करते करते पूरा मैंने सीख लिया। अब वहाँ पे मेटा एड्स नहीं सिखाया था उसने, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिखाई थी, मीम पेज मार्केटिंग। तो जो पैसे लगाए थे मैंने सब लगा दिए उसमें। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, बोरिंग हो जाएगा लोगों के लिए। तो मैंने पूरे पैसे लगा दिए, मैंने भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर चालू करी, पूरे पैसे लगा दिए।
पेमेंट करा। उस टाइम तक जो 3-4 लाख रुपए कमाए थे मैंने खर्च भी कर दिए थे, कुछ घर वालों को दे दिए। सबसे पहले अपन आईफोन लेते हैं, मैकबुक लेते हैं, वो सब चीज़ हो चुकी थी। वो सब लेने के बाद जो पैसे बचे थे $900 $1000 कुछ थे, मैंने एक बार में पेमेंट करा और सुबह मेरे को $50 की सेल आई। और अब पूरे प्रोजेक्ट बंद हो गया, वो वीडियो भी एडिट नहीं करवा रहा, सब बंद। जो अभी कितना अच्छा जर्नी दिख रही थी कि मैं महीने के 4-5 लाख रुपए कमाने लग गया हूँ, ये कार ले लूँगा, वो ले लूँगा, वो लगता है कि धक 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 ऊपर जा रहे हैं। और एक दिन था वो सुबह पूरा ज़ीरो, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं एक दिन तो पूरा सैड रहा, बट लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया। ऑलमोस्ट शायद 12th क्लास थी, 11th-12th क्लास होगी, मैंने कहा कुछ चेंज है ही नहीं, मम्मी पापा तो है ही, सब फीस वीस जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। बट फिर वहाँ से फिर पता चला कि मेटा एड्स से भी बिकता है, क्योंकि अब जब लॉस हो जाता है तो उसके बारे में और जानना सीखना चालू कर देते हो ना यूट्यूब पे। तो मेटा एड्स के बारे में पता चला, तो 2000 रुपये मेरे पास, एक मैंने उस टाइम बिटकॉइन के वो चलते थे ऐप्स, फर्जी ऐप, पता भी नहीं था कि फर्जी है, मुझे तो लगता था रियल है। तो वो टेक वाला चैनल पे मैंने और एक और टेक चैनल बना लिया, तो उस पर मेरे को स्पॉन्सरशिप आई थी ऐसे 4-5 ऐप की बल्क में। तो वो लोग ऐड से पैसा कमाते थे, मुझे लगता था कि बिटकॉइन माइन कर रहे हैं हम लोग, तो बिटकॉइन में से थोड़ा हमें बिटकॉइन देते हैं, थोड़ा ये लेते हैं, इसलिए पैसे कमा रहे वो हैं। ऐड से कमाते थे। उस टाइम पता ही नहीं था। तो उससे मेरे पास पैसे थे 2000 रुपये। तो मैंने पहली बार 2000 रुपये के बजट पे मेटा ऐड लगाया यूट्यूब पे देख के, और उस पर आ गई मुझे 2 सेल। वहाँ से जर्नी हुई चालू मार्केटिंग की। फिर मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोर्स बनाए, ड्रॉप शिपिंग US UK कनाडा इन सब जगह करी कम। और जो स्टोर बनाता था, क्योंकि अब आईफोन और वो सब आ चुका था, बाकी सब लोग कहते थे अबे क्या कर रहा है, ये तो बहुत पैसा है। तो मैं स्टोर के वो डालता था, तो लोग मैसेज करते थे क्या कर रहा है। तो मैं जितना रिवेन्यू हुआ करता था, किसी का मान लेते हैं $500 हुआ, तो मैं 35,000 रुपये में उस स्टोर को बेच देता। तो ऐसे करके मैंने 5-6 स्टोर बेच के उनका सेटअप करवा दिया करता था। तो मतलब दूसरों के ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करवाने लग गया। तो फिर अच्छा खासा एड स्पेंड करा मैंने, US का मार्केट बहुत अच्छा करा। तो वहाँ से फेसबुक एड्स का बहुत अच्छा पता चल गया था। तो वहाँ से चालू हुआ कि मैंने कहा कि यार कोई कोर्स ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक नई चीज़ पता चली थी कि यार 3 टाइप की चीज़ें होती हैं जो बेची जाती हैं। एक होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसा बहुत लगता है बट स्केलेबल बहुत है। सेकंड होती है सर्विस, जिसमें आपको पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम लगती है, स्केलेबल कम है मगर। थर्ड है डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि दोनों को कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगनी और स्केलेबल भी बहुत है। वहाँ से चालू हुआ कि कोर्स बनाते हैं। अब कोर्स में जो अभी स्टार्टिंग में बताया कि दिन में बहुत सारे ऐड शूट कर दिए मैंने, सब जितना होता था कि कोल्ड वाले ये ऐड हो गए, रिटारगेटिंग के ये ऐड हो गए, और मैंने चालू करा। और क्योंकि मेरे पास ऐसा था कि मैं उस टाइम ई-कॉमर्स और चालू कर दिया इंडिया का, तो इंडिया के ई-कॉमर्स से मैं पैसे कमा रहा था। तो मेरा कोर्स लॉस में था, 499 में बेचता था, बट उसका कॉस्ट पर परचेस आ रहा था 600 रुपये 650 रुपये। बट फ़ायदा ये हो रहा था कि वहाँ से क्लाइंट की लीड, क्योंकि मैंने जो वेबसाइट बनाई थी edimize.com, वो डिजिटल मार्केटिंग की बनाई थी, जो डोमेन खरीदा था, बट लिया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। तो लोग edimize.com, मेरे पास डोमेन ही यही था, मैंने कहा इससे ही चालू करते हैं। उससे कोर्स बेचना चालू करा। लोग edimize.com पे जब गए तो उनको लगा डिजिटल मार्केटिंग है, तो लोग मेरे पास आए कि आप मेरे ऐड चला दो, जो कि सोचा ही नहीं था। तो जो एडिमाइज चालू हुई वो एक गलती से चालू हुई, मतलब मल्टीपल गलतियों से चालू हुई। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फ़ेल हुए, फिर उसके बाद जो वीडियो एडिटिंग में फ़ेल हुए, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल में जो फ़ेल हुए, जो फिर इंटरनेशनल ई-कॉमर्स में फ़ेल हुए। इतने फेलियर्स के बाद इनडायरेक्टली, जो मुझे करना भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो कोर्स को स्केल करना था, तो मेरी एडिमाइज की चालू हो गया, मेरे को क्लाइंट्स आने लग गए। तो फर्स्ट क्लाइंट एस्टोरन पंडित था। तो वो वाली डील 2021 से जब से चालू हुआ। तो फिर रियल एस्टेट का क्लाइंट जो मैं भी आपको बता रहा था, फरीदाबाद आई, जब वो मेरे सेकंड थर्ड क्लाइंट थे। तो जो आज बहुत सारे लोग इधर उधर हैं, तो वो मैं उस टाइम मेरे को मिले। तो वहाँ से शुरुआत एक अच्छी हो गई मेरी एजेंसी बिजनेस की। अब इसमें जो था मेन क्वेश्चन रह गया, जो लॉकडाउन हुआ था, जो मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ हमने एक ब्लॉग चैनल बनाया था। तो हम 3 दोस्त थे, रजत भैया थे, हिमांशु भैया थे और मैं था। हिमांशु भैया की अभी कार एक्सीडेंट में कुछ दिनों पहले ही डेथ हो गई, तो अभी वो हुआ। बट रजत भैया और हम तीनों व्लॉग्स बनाया करते थे, तो हमारी तीनों की पार्टनरशिप थी कि जो भी होगा। तो क्योंकि वो टिकटॉक पे फेमस थे, तो यूट्यूब पे मैंने उनको बताया कि यूट्यूब पे आओ। टिकटॉक पे क्योंकि पैसा नहीं था, ब्रांड डील आई तो उतना पैसा कमा लिया। यूट्यूब पे आपकी एक्चुअल ऑडियंस बनती है, कनेक्ट होती है, पैसा होता है। तो उनने कहा क्या चालू करेंगे। आज उनके ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस देखें तो 10 मिलियन प्लस होगा यूट्यूब पे। रजत पवार नाम है, अच्छे बड़ा एक रोस्ट का चैनल है, प्लस उसके बाद अलग अलग शॉर्ट्स चैनल है। तो व्लॉग का उस टाइम करा करते थे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे आप दोनों पार्टनरों कभी कभी लड़ाई हुई होगी,
तो उस टाइम वो हुआ तो फिर हम लोग अलग हो गए थे, फिर वो अकेले ही व्लॉग चैनल करते थे। उस टाइम पे मैं फिर अपने एजेंसी पे ही फोकस करने लग गया था। तो फिर ऐसे अलग हो गए, वापस फिर दोस्ती हो गई। बट वो अब फिर वो रोस्ट नीश में चले गए थे और मैं अपने इसमें बिज़ी हो गया था। तो अभी रिसेंटली मतलब जब अभी अपन बात कर रहे थे तो कल अभी पॉडकास्ट उनके साथ ही मैंने लिया है। कल परसों हम लोग डाल रहे होंगे वो वाला पॉडकास्ट, तो उसमें बहुत अच्छी बात करी है। तो ये जर्नी थी वो व्लॉग जो आपने देखे, तो उस टाइम अच्छा खासा फेमस हो गए थे। हमारी भी कुछ ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एक चीज में इंसान फेल होता है, पहले मैं एक चीज में फेल हुए, रियल एस्टेट बेची, उसमें फेल हुए, पैसे नहीं मिले। फिर वो करी अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग, $2-3 हज़ार आए, फेल हो गए। फिर वही है ना, एक दिन दिखेगा आपको कि अब आगे क्लाइंट नहीं आने वाला, और समझ आ जाती है कि अब आगे कुछ नहीं है, कुछ और ही करना पड़ेगा। 2-3-4 चीज कर करके इनोवेटिव चीजें करके सब कुछ सीख के फिर समझ आया हाँ भाई अब ये करना है। अब ये करना है। तो लोग पहले दिन से सक्सेस को ढूंढते हैं और फेल होके बैठ जाते हैं। सक्सेस मिलती ही जब है। मैं तो मतलब बहुत लकी मानता हूँ, जब तक आप फेलियर नहीं हुए हो, जब तक मिलता ही नहीं है। तो अगर मैंने idemise.com नहीं लिया होता और मैंने वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो मैं करना चाह रहा था उसके लिए मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट नहीं बनाई होती और मैंने डायरेक्ट कोर्स बना दिया होता, मान भी लेता हूँ, तो लोग idemise.com पे आके उनको कुछ दिखता नहीं, कोर्स देखते, वो मेरे सर्विस नहीं लेते। तो जो आज मैं जो बनाऊँ वो मैं एजेंसी बिजनेस से बनाऊँ, तो मैं कुछ भी नहीं होता। तो वो फेलियर बहुत ज़रूरी था। अब रियल एस्टेट की बात हुई तो एक मेरा स्टूडेंट थे, तो मैं यही ऑनलाइन वाला भी करता था। तो रोनित है एक इंदौर से, तो वो भोपाल आया। हम लोगों ने सोचा कि हम भी रियल एस्टेट करते हैं, तो मेरे पास कुछ ब्रोकर्स थे जो दिखा देंगे और मैं मार्केटिंग करूँगा, पैसे लगाएंगे। तो एक सामने ही जो मैंने फर्स्ट ऑफिस ले लिया था, डुप्लेक्स लिया था, तो उसमें मैंने रेंट पे, तो वहाँ पे सामने एक बिल्डिंग बिक रही थी, उसको फ़ोन करके बोला उस रोनित ने करा कि मैंने कहा रोनित तू कॉल कर करते, तो रोनित ने कॉल करा और पूछा कि सर आपकी बिल्डिंग है। वो गाली देना चालू हो गया, साले नंबर लिखा है मेरा, मेरी बिल्डिंग है, मेरा ही होगा। उस दिन से हमने रियल एस्टेट छोड़ दिया, हमने सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ लीड्स ही करी। इंडिया में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है एंड अब ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है। तो आई थिंक रियल एस्टेट 5-10 साल में इंडिया का सही हो जाएगा। तो अब किसी को एजेंसी बनानी है तो बना सकता है जो बिगिनर है। अब हम उस स्टेज पे आ गए ना, 20-30 हज़ार रुपए का काम नहीं पकड़ेंगे, पकड़ भी नहीं सकते, एक्सपेंस इतना है, हेडेक है, पैसा लगेगा, टीम के कॉस्ट उससे ज्यादा है 20-30 हज़ार से। तो मेरे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी देखी थी, लोग स्टक हो जाते हैं। मान लो आज आपने कोई चीज स्टार्ट करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक एजेंसी स्टार्ट करी, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। मैंने 4 लोगों को हायर कर लिया, 1 लाख रुपए मेरी एजेंसी में आ रहे हैं और 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 1 लाख रुपए में लॉस में जा रहा हूँ। अब वो उस चीज में अड़ चुका है कि भाई मुझे यही चलानी है, तो उसे कब समझ आना चाहिए कि भाई ये नहीं चलानी और कुछ और मैं कर लूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अड़ जाते हैं कि भाई इसको ही मुझे सक्सेसफुल करना है, और वो नहीं कर सकते। हजारों रीजन है, हमने भी फेलियर झेला, आपने भी झेला। आप अड़ जाते हैं पहले दिन ही कि नहीं करूंगा तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा, अब मुझे लाइफ में यही करना है। तो ये क्या करना चाहिए इंसान को, तो समझ जाए कि हाँ भाई अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए, या फिर उसे रुक जाना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। अरे ये बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब बहुत सारे लोग आएंगे, ज्ञान देंगे, आपने देखा ही होगा रियल मतलब रील्स पे कि लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, जब हो गए सक्सेसफुल। दूसरा वो अब जैसे अभी हो रहा है कि मैंने छोड़ा है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव, यही एक्चुअल बोलेंगे किस्मत है। ये है आपका लक, जो आपके कर्म आप कर रहे हो ना, वो ये चीज़ है। इसको आप बोल नहीं सकते हो कि यहाँ पे मतलब कोई ज्ञान नहीं दे सकता। बोलने के लिए मैं बोल देता कि ये पॉइंट है, रील भी अच्छी वायरल होती, बट नहीं बोल सकते हो वो, क्योंकि एक एग्जांपल भी देता हूँ। हम वीडियो एडिटिंग एजेंसी चला रहे थे, ठीक ठाक, एग्जैक्ट 25-30 लाख रुपए रेवेन्यू था। बहुत बढ़िया था यार वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटिंग क्या रुपए मिनट चार्ज करते थे? डॉलर्स में चार्ज करते थे ना, इंडिया में नहीं करते थे। अच्छा, और अराउंड कर $35 $50 हमारे पर मिनट? पर रील। पर रील, ठीक है, 50 भी करते थे, पर मिनट भी $15-20 मिनिमम। बहुत बढ़िया कर रहे थे यार। और जो हमारे एडिटर थे, 5 से 10 एडिटर ऐसे थे जो महीने के 2 लाख रुपए कमाते थे। वाह यार। एडिटर कमाते थे 8 से 10 लाख रुपए, हमारे फ्रीलांसर एडिटर एक एक। वो हमने एक पॉइंट पाके डिसाइड करा दोनों ने बैठ के कि ये नहीं करना। क्यों? अब मैं बताता हूँ। 25-30 लाख रुपए पहुंचे, हमारा गोल ही नहीं है 25-30 लाख रुपए महीने रेवेन्यू करना, हमारा गोल है करोड़ रुपए प्लस। ठीक है, अब हम दोनों बैठे कि भाई इसको ऐसे ऐसे स्केल करेंगे, ऐसे बंदे हायर करेंगे, ये टीम बनाएंगे। हमने 1 महीने करा, एग्जैक्ट हमें समझ आ गया कि ये नहीं हो सकता हमसे। क्यों नहीं हो सकता? खुद एडिटिंग आती नहीं, बंदे को जो हम लेवल पे स्केल कर रहे हैं, जितना काम आ रहा है वो पीछे से हो ही नहीं पा रहा। तो फेलियर रेट आने लगा, क्लाइंट भागने लगे। एडिटर्स को अब ये दिख गया कि भाई ये पैसे कमा रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं कमाते।
अब एडिटर को 2 लाख कमाता सोचता है मैं 20 लाख कमाऊं, वो भाग जाएगा। एक एडिटर भागा, सारा क्लाइंट का काम खराब। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सबसे महंगा इंसान है ना, वो सबसे पहले पहले भागता है, भाग क्योंकि उसको भूख बढ़ जाती है, प्लस पैसा सेफ्टी आ जाती है। अब ये प्रॉब्लम आ गई। ट्रेनिंग वाला सिस्टम जैसा आपने बना रखा है, जो मैं बता रहा था, हम बना नहीं सकते, हमें खुद एडिटिंग नहीं आती। हमने सोचा किसी एडिटर को पकड़ के बनवा लेते हैं और ट्रेनिंग सिस्टम बना देंगे, कर लेंगे। हर तरीके से हम फेल हुए। अब कोई चाहता तो 20 लाख रुपए काम चलाता रहता, मुझे पता है 6 महीने में 0 हो जाएगा। ऐसे एडिटर भागेंगे, ऐसे क्लाइंट भागेंगे, मैं क्लाइंट लाने की मशीन तो मैं बन ही चुका हूं, तो कुछ बचना नहीं। हमने डिसीजन बना लिया कि बंद करना पड़ेगा इसको, जो है चलने दो, कुछ और करते हैं। तो हमें तो समझ आ गया, लोगों को समझ नहीं आती है बात, अटके रहते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि भाई कब मुझे, अब इस चीज का आंसर मैं जो देना चाहूंगा मेरे पर्सपेक्टिव से, तो भाई अपने विजन से वो चीज अलाइन हो रही है और तुम सस्टेनेबली कर सकते हो तो कर लो, वरना सर्विस बिजनेस में भी अगर तुम लॉस झेल रहे हो, हाँ, सर्विस में तो कोई फायदा नहीं करने का। डे 1 से प्रॉफिटेबल होना चाहिए, डे 1 से होना चाहिए। क्योंकि कुछ तो है ही नहीं ना। हाँ, मतलब खुद ही सीख के पहले तो अच्छा खासा कैश फ्लो बनाओ कि आप जो टीम हायर करने वाले हो उसको 6 महीने का रनवे बनाओ और फिर करो। बट बंद तो नहीं करा था ना, चलते रहा ना वो 20-25 चलता रहा, बंद नहीं वो करा, नहीं ऐसा, स्केल नहीं करा, मतलब वो बंद कर देना तो हाँ, वो तो बेवकूफी है। बंद नहीं करा, मतलब क्लाइंट लेने बंद कर दिया और क्लाइंट नहीं लिए। जो चल रहा है उनका काम चलते रहने दो, 1-2 मैनेजर बैठा दिया, अपनी एनर्जी कहीं और लगा, भाई ये जो चल रहा है इसको चलते रहने दो। वो धीरे धीरे डाई करना शुरू हो चुका है। 6 महीने में रेवेन्यू आधा हो चुका है, अगले 6 महीने में। ये कब की बात बता रहे हो? ये जनवरी फरवरी की बात, इसी जनवरी की? हाँ। अभी अच्छा। मार्च तक हमने आते आते ही क्लाइंट लेना बंद कर दिया। दोनों तरफ से मार खा रहे हैं ना, यहाँ से क्लाइंट लाने के लिए मार खा रहे हैं, यहाँ से एडिटर लाने। तो कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं कि फ्रीलांसर करके आउटसोर्स सब वही कर रखा था, फ्रीलांसर ही थे, फ्रीलांसर। अब मैं एक चीज बताता हूँ इसमें, फ्रीलांसर पोच भी कर लेते थे क्लाइंट। फिर भी थोड़ा बहुत कम होता था, बट स्टिल सारी कैलकुलेशन बैठाकर नहीं हो पा रहा था कि मैं ड्रेन आउट हो जाऊंगा जब मुझे 1 करोड़ में पहुंच। अब मैं बता दो, एड्स में रन कर रहा हूँ, आपको भी नोटा, मेरे 20-25 क्लाइंट है, अप्रोक्स में 1 लाख रुपए रिटेनर चार्ज करता हूँ, 20-25-30 लाख रुपए मेरे एक जगह से आ रहे हैं। उसमें जो मेरा प्रॉफिट निकल रहा है ना, वो 10x रेटिंग से। 5 बंदे संभाल रहे हैं, 20 क्लाइंट, खुद भी आता है, खुद भी कर लेता है। अगर मुझे बताओ 5 भाग जाएंगे, हम खुद कर लेंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड है। मैन पावर कम हो गई, वहां आप देखो 20 लाख पे कम से कम 50 लोग काम कर रहे हैं। एडिटर हो गए, उसके ऊपर मैनेजर हो गए, उसके ऊपर जो सेल्स क्लोजर है वो हो गया, फिर हम हो गए, तो पैसा सब में जा रहा है फ्लो। एड्स में ऐसा नहीं होता, जब भी आप एक क्रिएटिव हाँ, को बंद हो गया बच जाता है, तो प्रॉफिटिबिलिटी ज्यादा है। बट ये चीज़ बतानी नहीं होती, इससे मार्केट खराब हो जाता है। वो क्लाइंट देखता है यही वाली रील, कहता है तुम्हारा तो कॉस्ट ही नहीं है। नहीं, एक्सपर्टीज है ना, वही वाली बात है। आप एड्स में पैसे डालो, फूक लो किसी और के साथ। जो एक्सपीरियंस आपको मिला, मैं एग्जांपल देता हूँ इस चीज पे भी, 2 चीज के एग्जांपल देता हूँ। आप ई कॉम के एड्स चलाते हो, ठीक है, आप एड्स चलाओगे 1 लाख रुपए के, आप सेल लाओगे 5 लाख। एक्स बंदा चलाएगा 1 लाख के, वो सेल लाएगा 50,000। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस भी हो गया। वो 1 लाख पे 5 लाख कमाए, उसने किसी फुद्दू इंसान को दिए। और सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो होगा टाइम का। टाइम सबसे बड़ी है, पैसा तो सेकेंडरी है ना, आप तो उसका सेफ टाइम कर रहे हो। सर्विस बिजनेस का मतलब ही है, अगर भाई जो बिजनेस ओनर है, सीख लो कुछ, यूट्यूब पे सब डालो है, सीख के कुछ चला लो। जिस बंदे को आप 20,000 दे रहे हो ना, उसको और आपको सेम नॉलेज है, वो भी यूट्यूब से देख के चला रहा है और आप भी। अब एजेंसी हायर करने का मतलब ही यही है कि भाई उसको एक्सपर्टीज हो, टीम बैठा के काम कर रहा है। उसने 10 बंदे आपने बैठा रखे एक क्लाइंट के ऊपर, और उन 10 की अलग एक्सपर्टीज है। वो शायद आपको 1 लाख रुपए देकर 5 लाख की सैलरी वाले लोगों को टीम में ले रहा है, राइट? तो वही चीज एजेंसी के साथ होती है। अब मान लो एग्जांपल एक और है, स्टूडियो में आके बैठे हैं, मैं घर पे बना लूंगा, क्या है, कैमरा ही तो है, एक भाई है, इनको हायर कर लूंगा, ठीक है, ये आएंगे कुछ टाइम लेकर, 4 कैमरा लगाए, 5 माइक लगाए, हो गया काम। बट वो फील नहीं आ पाएगी ना, नहीं चल पाएगा। करते हैं लोग, हमने भी ट्राई करा हुआ है, फेल होता है, ऑडियो उड़ जाएगी, कैमरा एंगल खराब हो जाएंगे, वो कोई ब्लर रह जाएगा, फ्रेम में कोई और आके बैठ जाएगा। तो इसलिए तो जो चीज करने के लिए बनी वो उसी बंदे को करने दो। सही बात है, करेक्ट। तो यही सीन है भाई। तो जैसे आपने अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर मान के चलते हैं आपने करा होता, ठीक है, तो क्या करते आप अलग उसमें? यार कुछ अलग नहीं करना रहता, आप करना जो है ना, मेन अगर इनिशियल पैसा कमाना है, मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट ही, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मतलब किसी को मेरे जैसा बनना है, मेरे जैसा कॉपी कर लो, आपके जैसा बनना है, आप जो बता रहे हो वो कॉपी कर लो। कुछ स्टार्टिंग में जब तक आपके पास पैसा नहीं हो ना, जब 10-15 करोड़ हो, जब सोचो कि चलो मैं अब कुछ नया करने की सोचता हूँ। जो चीज़ प्रूवन है, जिसने कर रखी है, उसको कॉपी पेस्ट करो, उधर तक तो पहुँचो। कुछ अलग करने पे जाते हो ना, एक तो टाइम जाता है, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है ना, वो तो किस्मत वाला आ गया कि सही हिट हो गया तो चल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर पूरी ऐसी चीज़ें हो जाएगी। तो
कॉपी पेस्ट करो, मैं तो सिंपल यही मानता हूँ। मैं अभी भी बहुत, मतलब मैं बीच में हुआ था कि मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा, तो अभी भी मैं यूएस से कॉपी करता हूँ, मैं इंडिया में पहला रहता हूँ। तो जो आपने 2021 वाला देखा, तो अभी भी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, जो चैलेंज हुआ, चैलेंज मुझे याद नहीं कि किसी ने करा है, जो मैंने ई कॉमर्स पे लेके आया, सॉरी, जो मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाया ई कॉमर्स वाला चैलेंज, वो कि मेरे को याद नहीं है किसी का है, बट मैं बाहर से लेके आया। तो इंडिया में पहला होना चाहिए, बाहर को, और यूएस मार्केट ऑलरेडी 1-2 साल आगे चल रहा है, एक दो नहीं, 5 साल। 5 साल हमेशा आगे चलता अलग है। अलग नीश में इधर उधर मान लो। कोचिंग 2020 में जब मैं यूएस में करता था बूम पे थी। तो बूम पे थी, हर इंसान कोचिंग बेचता था, हर इंसान। अब 2024 चल रहा है, इंडिया में सेम आ चुका है। पॉडकास्टिंग 2020 में टॉप पे थी, 2016 में एलेक्स हरमोनी ने चालू करी थी, 20 पे टॉप पे पहुंच गया था। सबने 2020 जो भी यूएस के पॉडकास्टर टॉप है वो 2016 में स्टार्ट करी, 20 तक टॉप आ गई। इंडिया में 2020 से स्टार्ट करी है। तो जो भी चीज यूएस में प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, जो बूम मार रही है, वो इंडिया में 4 से 5 साल में बूम मार जाएगी। ये डिफरेंस कंटिन्यूसली कम हो रहा है। जब हम 2018 की बात करें तो 2010 से कंपेयर होता था, 2010 और 8 साल का अंतर था, अब वो 4 साल हो गया, आने वाले 5 साल में 2 साल हो जाएगा, जैसा आपने बोला हो चुका है वो 2 साल का डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका। और वो फिर आते आते सेम हो जाएगा। मेरे को लगता है नीश में भी थोड़ा डिपेंड है, जैसे जो ये मार्केटिंग में, जैसे जो एडटेक में कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में कर रहा हूँ, उसमें 2-2.5 साल का है। एक नई चीज़ अभी आने वाली है, प्रोडक्टाइज सर्विस। प्रोडक्टाइज सर्विस आ चुकी है। आ चुकी, कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या 1 क्या साल है? से। और प्रोडक्टाइज हमने अपनी वीडियो एडिटिंग प्रोडक्टाइज करी थी बीच में, कि पैकेज आप खरीदो, आपको जितना करवाना कराओ, अनलिमिटेड प्रोडक्टाइज हो गई। तो सर्विस को भी प्रोडक्टाइज करके बेच। इसको भी और इम्प्रूव ऐसा होता है कि जैसे इसमें भी तब भी एक तरह से आपकी सर्विस इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको हर एक की वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी, सेम वीडियो नहीं दे रहे हो। प्रोडक्टाइज्ड वो हो गया कि सबके लिए एक ही मामला हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 पोस्ट बनाए थे जिम के लिए, वो सभी जिम को 10 के 10 जा रहे हैं, बस ब्रांडिंग चेंज हो रही है। वो उस टाइप का बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे टूर एंड ट्रैवल में बहुत पैसा है, और उसमें कोई प्रोडक्टाइज सर्विस ले आए, अच्छा खासा पैसा देने के लिए रेडी है, जो इंटरनेशनल कर रहा है। अभी जैसे मैं मल्टीपल क्लाइंट्स टूर एंड ट्रैवल के लिए कर रहा हूँ, दुबई भेज रहे हैं, बाली भेज रहे हैं, लीड कॉस्ट भी सस्ता है लोगों को, क्योंकि जाने का मन बहुत वो रहता है, मन बहुत। भी है। आप जैसे लोग रील वील डालते हो तो फिर मन हो जाता है। हमें भी प्रमोट कर रहे थे कि जाओ, तो मन हो जाता है, और फिर डर भी लगता है ना कि क्या क्या करना है। तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत अभी इंडिया में होने वाली है, इंटरनेशनल वाली ग्रो हो चुकी कर है, रही अभी है, से ही कर बूम रहे हैं बूम लोग। मारे ही मारे जा वो रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर ने खोल ली बहुत 3-4 ने खोल ली, सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने टूर एंड ट्रैवल की खोल कंपनी खोल। तो वो भी पार्टनरशिप टाइप करा होगा यार उन लोगों ने। पार्टनरशिप टाइप करा होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ खोल तो ली, फेस तो वही है। अब थोड़ा हमारी बात होगी, अब लोगों के लिए थोड़ी बात करते हैं। 3 तरीके की ऑडियंस है। एक बिल्कुल बिगनर जो चाहती है हमसे सीखना, दूसरी ऑडियंस हो गई कि वही 20,000 30,000 पे अटकी हुई है, बट चाहती है भाई बड़ी एजेंसी बनानी है, हायर करना है, 20,000 के क्लाइंट से हायर नहीं कर सकता। तीसरा बंदा हो गया कि भाई वो पैसे तो कमा रहा है, बट वो आग है उसके अंदर, वो किसी कोई इंसान मिल ही नहीं रहा उसको बात करने के लिए। ये ऑडियंस भी बहुत है कि मान लो मैं हूँ एक स्पेस पे, अब मैं एक जगह जाकर टक रहा हूँ, मैं 50 लाख 60 लाख पे टक रहा हूँ, मुझे चाहिए भाई जो बंदा करोड़ों रुपए कर रहा है उससे मुझे कुछ एडवाइस मिल जाए, उससे नेटवर्क कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑडियंस, उनके लिए कुछ सजेशन जो बिगनर है। सेकंड इज दिस। थर्ड, जो हम जैसे लोग कुछ अच्छे कर रहे हैं और बेटर ऑटोमेट क्या कर सकते हैं, क्या उनको एथिक्स रखनी चाहिए, टीम हायरिंग, आपकी बहुत बड़ी टीम है राइट, टीम कैसे हायर करें, अपना टाइम कैसे बचाएं, माइंड को कैसे फ्री रखें, प्रोकास्टिनेट ना करें, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। इन लोगों के लिए कोई कुछ नहीं बना रहा, सबको पता है सब बिगनर ही है, सब उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं, बट उसके बारे में सोचो जो ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है बट ग्रो नहीं कर पा रहा, वो स्टक हो रहा है टीम की वजह से, मैनेजर, तो उनके ऊपर थोड़ा एम्फसाइज करके बताना। बिगनर्स के लिए पहले थोड़ा बहुत बता। देखो बिगनर्स के लिए तो बिगिनर्स के लिए तो हमने शायद बता दिया है, वही कॉपी पेस्ट करना बता दिया बिगिनर्स के लिए। तो मीडिएटर और मीडिएटर मेरे हिसाब से मीडियम जो है एंड जो अपर लेवल पे उनके लिए बात करते हैं। बिगनर्स में तब भी एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ कि आप लोग रिफंड पॉलिसी ऐड कर लो, क्योंकि वो जैसे ही ऐड करोगे आपके क्लाइंट, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अभी आपको ज़्यादा क्लाइंट्स का हाथ चाहिए जो आप ट्राई कर पाओ, मार पाओ, क्लाइंट्स कैसे होते हैं पता कर पाओ। वो जब मिलेंगे जब आप रिफंड पॉलिसी रखोगे कि किस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप को क्या सुनना पसंद है, क्या सुनना नहीं पसंद है क्लाइंट को। अगर आपको बड़ा करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, तो रिफंड पॉलिसी रखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पे फोकस करो, बिगिनर पे पैसे पे फोकस करो ही नहीं। 100 क्लाइंट के साथ मिलो, 1000 क्लाइंट के साथ मिलो, जितने 1000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, एग्जाम्पल हो गया, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लो। मीडिएटर लेवल पे आते हैं। मीडिएटर लेवल कुछ भी नहीं करो, आप अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे कनेक्शन बना के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी होती है, लोगों को लगता है कि ठीक है हमने ये रिजल्ट दे दिया, कि फॉर एग्जांपल 5 करोड़ चाहिए था ना, इसको दे दिया,
ख़त्म हो गया। बट वो वाली बात नहीं, जब आप पर्सनल टच बनाओगे कि यार 5 का रोएस तो दे दिया बट बेचारे का RTO 30% आ रहा है, कैसे कम करवा दूँ, क्या IVR कॉल इसके लगवा सकता हूँ, उसके बिजनेस में घुसो, उससे वो पर्सनल टच बनाओगे, जब जाके आप बढ़ पाओगे। जब तक आपका पर्सनल टच नहीं बना वो, क्योंकि ये भी रेफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ये कहेगा ठीक है ना, ओके ही है। जब आपने पर्सनल टच बना दिया तो वो हर जगह नाम लेगा। मेरे में सबसे अच्छी बात है कि मेरे जैसे फॉर एग्जांपल रियल हिट है, रियल हिट से मुझे एस्ट्रो अरुण पंडित ने मिलाया। हम लोग वहीं पे बैठे थे अरुण भैया के पास, उसी दिन रियल हिट वाले भैया लाए तीनों, मैं उनसे मिला। जब मैं रियल हिट से मिल गया तो रियल हिट पे जितने पॉडकास्ट वाले लोग आते हैं वो मुझे मिला देते हैं। तो जब तक आप अपने क्लाइंट से नहीं मिलोगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे वन ऑन वन होके, जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो मीडिया लेवल पे मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड आता है, थर्ड एक्चुअल है आपकी नेटवर्किंग वाला काम। और थर्ड पे पहुँचने के लिए लेवल 1 और लेवल 2 पे दोनों पे एथिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने स्ट्रांग होने चाहिए, बिना उसके आप आगे नहीं पहुँच पाओगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं शिबैंग के साथ काम कर रहा हूँ, तो शिबैंग अगर मुझे कोई क्लाइंट देता है तो मेरे एथिक्स स्ट्रांग है कि मैं कभी डायरेक्ट टच नहीं कर सकता हूँ। 100%। या फिर मैं ऑल्दो वैसे तो हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है, उनको पता है, मेरे को पता है, क्लाइंट को पता है क्या डील है, बट मेरे एथिक्स स्ट्रांग है। मैं कभी उनके एम्प्लॉय से बात नहीं करूँगा, मैं मतलब वो एक एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। भले ही कितना अच्छा बंदा है, वो 10 करोड़ की डील क्लोज कर लेता है, तो अगर वहाँ पे लालची अगर सोच लिया कहीं गलती से भी कि यार ये 10 करोड़ की कर लेता, हमारे 5 करोड़ की तो कर ही लेगा, लेके आ जाते हैं, वहाँ पे गए आप। सो लेवल 3 पे आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी नीश कैसी है, ये सब चीज़ पे बात आ जाती है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको एक इंसान बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। वहाँ पे ये बिजनेस स्किल्स और ये सब कुछ काम नहीं आता, आपकी इंसानियत काम आती है वहाँ पे। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये बात कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, कोई एथिक्स की बात ही नहीं करता है। अब मान के चलो, हमने जो बात करी किस्मत है, वो किस्मत आपके कर्मों से ही तो आ रही है। जितने अच्छे आप कर्म करोगे उतनी बढ़िया ही तो किस्मत होगी। मैं खुद को भी ये मानता हूँ, जैसे आपने फेलियर देखे, हमने भी फेलियर देखे, पर उन फेलियर से सीख के जो हम आगे बढ़े हैं ना, मैं खुद को इतना लकी मानता हूँ इस चीज़ के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं। पॉइंट है। अब हमें लगता है हम क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, जब तक क्लाइंट सब मिले नहीं, वो आपको जूम कॉल पे कुछ नहीं बताने वाला, खुला ही नहीं। आप उसके साथ जाओ एक बार कॉफी पे, मिलकर आओ, वो खुल के बताएगा आपको। कुछ ऐसा पेन होएगा जो पेन ही नहीं है, वो पेन ही। अब हम गए वहां पर, हम अपने 30-40 क्लाइंट लोग 20-25 क्लाइंट से मिले और जिनको पिच करना था उनसे मिले। जॉय बताएगा इसके बारे में, बहुत कम बोल रहा है, तू बोल। भाई हम मिले एक क्लाइंट से, ठीक है, उस क्लाइंट के 3-4 बिजनेस तो साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, 5-6 बिजनेस थे पोर्चुगल में, क्या बात है। 1-2 और भी बिजनेस उसने बताया, और दुबई में 3 बिजनेस और खोल रहा है वो, ठीक है। तो जब हम उससे मिले तो एक तो पर्सनल टच आ गया, पता चल गया वो मिलीनियर है। उसने खुद बताया, कह रहा कि मेरा बेटा मेरे से बोलता है बुगाटी दिलवा दो मेरे को, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात हुई है। तो जब हम उससे मिले, एक तो ये पता चल गया कि हाँ भाई बहुत तगड़ा नेटवर्थ है। सेकेंडली उसने अपने सारे के सारे दुख शेयर करे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कैसे उनकी मदर पास हुई थी, ठीक है, तो उनके लिए मतलब किडनी डायलिसिस था उन्हें, ठीक है, तो सिर्फ उनके लिए उन्होंने वहाँ पे ही साउथ अफ्रीका में एक सेंटर खुलवाया किडनी डायलिसिस का ही, क्योंकि उनकी डेथ उसकी वजह से हुई थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एंड उन्होंने हम अपने सारे बिजनेसेस का काम दे दिया हमें, वो अलग बात है, पर एक पर्सनल टच जो होता है ना, वो तुम्हें लोगों से मिलके ही आएगा। हम प्रोस्पेक्ट से मिले, ठीक है, प्रोस्पेक्ट से जब हम मिले हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप पे कि हाँ भाई अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो 100% क्लोजिंग ही होगी। तो ये चीज़ है, हमने हमेशा इंटरनेशनल मार्केट में काम किया, चाहे इंडियन बंदे बाहर रहते हैं उनके साथ काम किया है, पर करा इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम पहली बार मिले थे अपने क्लाइंट से, तो बहुत अच्छा था। आप बताओ अपनी स्टोरी इसी के बारे में कि आप जब पहली बार अपने क्लाइंट से मिले तो कैसा लगा? यार पहली बार क्लाइंट के मतलब, मैं तो जब मिला हूँ तो मैं वैसे तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिलना, आप देखोगे मेरी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं इन्विटेशन आते हैं, बहुत वो हुआ, बट मेरे को बहुत ज़्यादा मिलना बुलना पसंद नहीं है। बट जब मैं मिलता हूँ जब मेरा एक कंफर्ट जोन आ जाता है, तो एज सच तो नहीं हुआ, बट होता क्या है कि जब आप मिलने लगते हो, जो मैंने अभी फील करा, जब मैंने अभी पिछले 1 साल से चालू करा, कि आप जब उससे मिल लेते हो और जब आप उसके समझ जाते हो, तो उसका जब कॉल जाता है ना, वो सिर्फ आपको जाता है। मैं आज ऐप नहीं बनाता हूँ, बट किसी क्लाइंट को ऐप बनवाना है तो वो पूछता है आर्यन किससे कर लें, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं भले ही कमीशन खा लूँ या फिर मैं खुद की टीम बैठा लूँ, बट मैं डायरेक्टली किसी से कनेक्ट कर दिया, वो मेरे लिए, मेरे मतलब सबकी अलग अलग चॉइस है, कोई कमीशन खाना चाहे वो खा सकता है, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कि यार ठीक है इससे कर लो डील, और ऐप वाले को बोल दिया जो मेरा कमीशन होता है वो ऑफ कर दे। तो फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे आते हैं कि ये अवार्ड हो रहा है,
तो किसी क्लाइंट को अच्छा लगा, तो मेरे को बोल रहा था कि मैं आपको 40% दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं दिलवा, तो क्लाइंट को ऑफ कर दे 40%, क्योंकि मेरे को तो रिटेनर मिल ही रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ जब क्लाइंट को पता चलती कि यार ये इतना है, तो फिर वो आपका 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट बन जाता है। उसको कुछ भी करवाना है वो आपको कॉल करेगा। तो इसलिए मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मिल लोगे, उसके कंफर्ट जोन में आ जाओ, कि उसको कभी फ़ोन लगाते हुए आपको हिचक ना लगे कि वो भी लगा दिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को कभी कॉल आता है किसी क्लाइंट का, तो वो 1.5-2 घंटे चलता है, और हम लोग बिज़नेस की तो जो बात हुई 5-10 मिनट हुई, फिर उसके बाद इधर उधर की बातें चल रही हैं, इधर से मिली है, उसने ये बोल दिया, फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो वो एक कंफर्ट जोन आपको क्लाइंट के साथ बिठाना होगा। तो अभी आपने जैसे बोला कि आप इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी हो, हम पहली बार मिल रहे हैं, मेरे को तो लग नहीं रहा हम पहली बार मिल रहे हैं। तो ये फील ऐसी जब आती है जब आदमी एक्सट्रोवर्ट हो। आपने ये क्यों बोला मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ? इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ मैं इन द सेंस कि मैं एक बार बैठ गया हूँ तो आप मतलब मेरे से अच्छा आदमी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपका इंसान हूँ, कि आपको लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिलो इतनी बात करेंगे वो। बट पहली बार में कि जैसे मेरे को बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ मैं, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा, आप मेरे को डिजिटल मार्केटर्स के साथ नहीं देखोगे, जो एक कम्युनिटी बनी हुई है, जो 3-4 लोग घूमते रहते हैं, वो मेरे को एक वो ग्रुपिज़म पसंद टाइप नहीं है कि ऐसे करना, पता नहीं क्यों। तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं, कि पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वर्ड सही नहीं रहे यूज़ करा शायद मैंने, मगर मैं बैठ जाऊँगा तो हो जाएगा। बट मेरे को फर्स्ट टाइम वाला चीज़ थोड़ा सा वो लगता है। अच्छा अच्छा, वो हो जाता वो है, मेरे में बहुत ज्यादा है। सबके साथ ही होता है। इनिशियली मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा कि बोलेंगे भाई पागल है यार, लिटरल पागल। जो मेरे दोस्त यार बोलेंगे इससे क्रेजी आदमी नहीं है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त यार ट्रिप पे जा रहे हैं तो मुझे किडनैप करके ले जाते कि भाई इसके बगैर मजा नहीं आएगा। मैं भी एक बार ऑफिस गया, मैंने 1 हफ्ते किसी से बात ही नहीं करी, बात ही नहीं करी, मुझसे बात ही नहीं हो रही। मैं सोच रहा मेरे से ज्यादा आदमी दुनिया में नहीं, मैं इन लोगों से बात क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो दैट इज नॉट इंट्रोवर्ट, बट वो मेरे कनेक्ट के आदमी नहीं है। बट जब उनसे कनेक्ट बना तो वो भी पागल हो गए, भाई ये तो क्रेजी आदमी है। वो ऑफिस में ऐसा माहौल हो जाता था कि अगर मैं नीचे उतर गया ना पूरा फ्लोर नीचे आ जाता था। तो ये हमारा है, इनिशियली कनेक्ट नहीं कर पाते कि हम इतना एक्सपोजर मिला ही नहीं कभी। बट अब चेंज होना पड़ता है, अब लोगों से मिलता है तो खुल के बात एक करनी तो पड़ती अपने है। घर वालों की भी गलती रही, घर वालों की, अपने नहीं, मतलब इंडियन सोसाइटी बोल लो, मेंटेलिटी बोल लो, बाहर किसी के साथ मिलना नहीं, अरे उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना। तो अपन बचपन से वो बन गया कि नहीं जाना है उसके पास। वहीं पे कुछ कुछ रहते हैं कि वो सबके पास जाते हैं बच्चे, वो खुले खाम रहते हैं कि यार ऊपर से मेरे हिसाब से ये भी चीज़ है कि आजकल हम देखते हैं धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए शायद कनेक्ट नहीं बन पाता स्टार्टिंग में। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में हुआ था, जैसे बहुत सारी एजेंसी से पार्टनरशिप टाइप हुई, अब हुई तो होता क्या है कि हम लोग फर्स्ट इनिशियल 3 मंथ्स पे मिनिमम रखते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर एक क्लाइंट से हम 5 लाख रुपए लें, 6 लाख रुपए लें। बट वो अगेन स्टार्टिंग में जब क्लाइंट ऑन बोर्ड हो रहा है वो नहीं दे सकता। तो हम लोग 3 महीने एक फ़िक्स करते हैं कि हम लोग 3 महीने एक्स अमाउंट लेंगे, उसके बाद आपका चार्जेस बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो एक का करा, एक का ब्रांड ग्रो करा, शार्क टैंक के क्लाइंट थे, 3 महीने अच्छा ग्रो कर दिया, 3 महीने बाद वो भाग गया। तो वो क्योंकि इनिशियल 3 महीने सबसे मुश्किल है, आप भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो, आपको पता है कि इनिशियल 3 महीने आपने ऑडियंस क्रैक कर ली, क्रिएटिव क्रैक कर लिया, अब बचा क्या है, उसी की कॉपी पेस्ट करना है। उसी, अगर आपने फैशन, मान लेते हैं कि आपने फैशन टारगेटिंग क्रैक करी है, तो फैशन से सिमिलर टारगेटिंग पे टारगेट करना है, एक एक्स अमाउंट ऑफ क्रिएटिव करा, उसी टाइप के क्रिएटिव बनाना है। तो फिर वहाँ पे फिर वो विश्वास सा उठता है कि यार ठीक है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्राइस सेंसिटिव। आपसे कोई 5,000 रुपए भी कम दे रहा है, दे विल हायर। फिर वो नहीं सोचेंगे कौन ये कौन हुआ है, इसने 5,000 कम दिया, इसको हायर। करेक्ट। वो चीज नहीं समझते कि आप फोन ही देख लो, जैसे फोन एक सैमसंग आ रहा है कि एप्पल का आ रहा है, तो जो एप्पल चला रहा है उसको पता है भाई क्यों एप्पल चला रहा है, वो पैसे के बारे में नहीं सोचता। और एप्पल आज चल इसलिए रहा है प्राइस सेंसिटिव। जो आईफोन 11 आया, जो जब से सस्ते हुए आईफोन, जब से आईफोन चला है, फिर तो आप देख नहीं सकते थे किसी के पास आईफोन। वो तो आईफोन तो उस टाइम की, आज कल में आ रहा था एक कैब ड्राइवर, चलो मैं बताऊंगा इससे भी तगड़ी। कैब ड्राइवर, छोटा वाला नहीं, 3 कैमरे प्रो मैक्स, वो भी बड़ा वाला। चलो यहाँ तक भी छोड़ो, मैं गया, मेरा फ्लैट है नैनीताल में, वहाँ पंचर तो हम वाले गए, पास गए वो थे। नीम करोली बाबा के पास है, तो हम जा रहे थे, तो गाड़ी में पंचर हो गया, हम पंचर लगवा रहे थे। पंचर लगाते लगाते उसको फोन हाथ में था, आईफोन नहीं 14 नहीं, प्रो मैक्स, दूसरा था उस पे। वो सैमसंग का था 14 प्रो। मैं बोला मुझे कॉपी होएगा, ये पंचर लगा रहा, हालत बेकार, 1.5-2 लाख का फोन। मैंने ऐसे लिया, मैंने भाई ये क्या है, बोला लिए है, तो मैंने बोला भाई इतना महंगा तू पंचर लगा रहा है, 1.5 लाख रुपए का फोन। बोला 14 प्रो मैक्स अभी फेंक के आओ, उसमें पबजी सही चलता है। हाँ। सच में। और मैंने उसके पड़ोस से पूछा भाई करता क्या है, बोल रहा पंचर ही लगाता है।
पंचर वाला 14 प्रो मैक्स बेच के सैमसंग का 1.5 लाख का फोन ले रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों पे? वो ईएमआई जब से चली ना बजाज की, एचडीएफसी, एंड प्राइस थोड़े कम हुए, जब से बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई। मेरे को जो लगता है पैसा जो कम अपन तो सर्विस कर रहे हैं, किसी को लोन दिलवा देना ना, क्रेडिट करवा देना, सबसे बड़ा पैसा वो है। क्योंकि बैंक, मतलब ये मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था, अभी बोल रहे हैं कि जैसे बैंक है, सबसे बड़ी चीज़, बैंक के पास बहुत पैसा, बैंक कैसे पैसे कमा रहा है? लोन देके। लोन इनेबलर बन जाए अपन। मत बनो भाई, ये काम करा हुआ है मैंने 2-3 साल, 15-16 साल की उम्र में ये काम शुरू करा है। नहीं, इनेबलर बन जाओ ना, तुम अपने पैसे मत दो। तो मैं भी तो इनेबलर ही बना था। नहीं, अपन भी एक तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को कोर्स, जो हमारे क्लाइंट है उनका कोर्स है, 35,000 का कोर्स है, तो वो बजाज से खरीदते हैं। तो आप इनेबलर, जब मैं बोल रहा हूँ, जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनवा दो और उसको लोन से लिंकअप कर दो, किसी को भी ईएमआई दिलवा दो, मतलब एट द एंड आपको डायरेक्ट लोन नहीं दिलवाना, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे लोग लोन लेने पे मजबूर हो जाएं, ऐसा कुछ। मैं बताता हूँ एक बात, मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में पता क्या बोल रहा था, कह रहा बैंक पे पहले बहुत पैसा था, ठीक है, बैंक लोगों को लोन नहीं दे पा रहा था, तो बैंक ने एक चीज़ क्रिएट करी, घर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो घर एक प्रोडक्ट था असलियत में, ताकि लोग होम लोन ले सके एंड वो घर खरीद सके। तो सोच रहे हो जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्या थिंकिंग थी, वो भी एक मार्केटिंग टैक्टिक था। वो तो सभी बैंक, गाड़ी और होम, ये बैंक का सबसे मेन चीज है पैसे कमाने का। सेकंड जो आप बोल रहे थे, इसमें पहले क्या था, आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं थी, पहले तो ये प्रोडक्ट बन जाता, अब क्या है, बैंक से ही बन सकता है, तो गाइडलाइंस बहुत हैवी आ चुकी है। अब ये बनाने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस आप फॉलो करके बना रहे हो, कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी 100 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक की कुछ भी चीज आप ईएमआई बनवा सकते हो। 100 रुपए, वो स्विगी जोमेटो पे भी खाना उधार आता है उससे, लेजी पे से। अच्छा, हाँ आता तो सब हाँ। है, वो लोन ही तो है, आपको खाने पे लोन दे रहे हैं, बताओ। मतलब इनग्रेन कर रहा है आपकी नसों में कर्जा। सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार चीज है। आप खाना भी जिस इंसान को उधार मंगाना पड़ रहा है, और मंगा रहे लोग और उसको पे नहीं करते। आप देखो, मैं जानता हूँ नोएडा में बहुत लोग उससे मंगाते हैं, एक बंदे ने इससे नंबर लिया, भाई ओटीपी आएगा, इस लेवल ओटीपी आया, कोई वो था ऐसी थर्ड पार्टी ऐप, नाम नहीं लूंगा, ऐप से 2,000 रुपए खाना ऑर्डर कर लिया, उसके नाम पे लोन चढ़ गया। करते रहो, पे इसका फोन नंबर सब कुछ, एक ओटीपी से बस। दोस्त था, कौन था? हाँ, दोस्त था, फिर बोल रहा कुछ नहीं है ऐसे ही दो, अरे भाई एक ओटीपी। और फिर बाद में पता चला उस दोस्त ने पूरा सर्कल 50-60 लोगों के साथ सबके साथ करा। सबके साथ कराई भाई ने लाख रुपए कमाना तो सीख लिए। लिया। एक से क्रेजी लोग है भाई यहाँ पर तो। आग है भाई, यहाँ पे भी लोगों में पैसा कमाने की आग है, लोगों को मीडियम नहीं मिलता। अब हमें जैसे मार्केटिंग मीडियम मिल गया, लोग लॉस्ट है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई, लॉस नहीं है यार, आलसी हैं। आलसी भी है, आज सोशल मतलब इंस्टाग्राम मैनेजमेंट कौन चालू नहीं कर सकता? आप कोई बताओ भी कर मुझे। सकता है। मोबाइल काइन मास्टर और वीएन, ये सब इतने अच्छे एडिटर आ गए हैं, कौन एडिटिंग नहीं सीख सकता? यूट्यूब से ही। अपन ने कहाँ से सीखा? मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं करा। मेटा एड्स मैंने यूट्यूब से सीखा, और फिर अपनी पर्सनल एक्सपेरिमेंट आया मेरा। करने से सीखता है, देखने करने से क्या सीखता सीखोगे है। यार। तो आलसी है अपना इंडिया, और फेलियर कर नहीं सकता, फील नहीं कर सकता, क्योंकि अपन ने अपने इंडिया में अपन ने सीखा कि यार 70% से कम आ गए, अरे बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। वो फेलियर फील करवाना नहीं सिखाया। ये भी गलत बात है। ये जो अपने इंडिया में आया ना, फेलियर को मतलब क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव वे में ले लिया ना फेलियर। अब बच्चे स्कूल से आते हैं, ठीक है, स्कूल में अगर होमवर्क नहीं किया, तो अगर वो फेलियर है होमवर्क ना करना, तो उस पर पनिशमेंट। भाई मैं तो कह रहा हूँ मैं स्कूल से बनाऊँ। स्कूल में मैंने 12th क्लास का बता रहा हूँ, 12th CBSE बोर्ड है, और प्रैक्टिकल होते हैं, आपकी फ़ाइल बनानी रहती है। मैंने फ़ाइल नहीं बनाई 12th में, मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई, 11th में कोई कॉपी नहीं बनाई। बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हमारा स्कूल ऐसा था कि MP बोर्ड वाले लोग भी थे, तो MP बोर्ड मतलब मध्य प्रदेश। सो MP बोर्ड वालों के एग्ज़ाम लेट होते हैं, CBSE के होते हैं। तो एक लड़की थी, तो मैंने कहा कॉपी दे दे यार, मेरे को प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो मैंने उसकी कॉपी CBSE में जमा कर दी, अच्छा, नाम चेंज करके। फिर अरे यार बहुत गंदा था ये तो। मैंने उसकी कॉपी जमा कर दिया, अब उसके एग्ज़ाम आ रहे हो, उसका प्रैक्टिकल, अब क्या करें? मैंने सोचा था कि अभी तो कर देता हूँ, बाद में 2 महीने का समय मिलेगा, या बीच में जो होगा वो होगा। फिर बाद में मैंने 200 रुपये में सेटल हो गया था। 200 रुपये प्लस जो भी 3-4 प्रैक्टिकल बुक लगी थी, पेन लगा था, वो है। और प्लस ये जो होमवर्क का प्रेशर होता था, मैंने आज तक होमवर्क नहीं करा। स्कूल के प्रेशर से तो मेरे को लगता है स्कूल, जितने भी अपन सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं, या फिर जो भी एक अच्छे उस पर जा रहे हैं, स्कूल से सीखे हैं। क्योंकि होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं करा, मैडम को उल्लू कैसे बनाए, झूठ कैसे बोलना है, तो वो क्लाइंट हैंडलिंग वहाँ से आई है। मैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक लड़का पकड़ रखा था मैंने, 2 थे। तो पहले के लड़के से मैं काम कर रहा था, 3 रुपए पेज,
एक पेज लिखने के उसे 3 रुपए देता था मैं। बहुत महंगा, बहुत महंगा था। बहुत महंगा था क्योंकि थे मेरे पास पैसे, अमीर थे। मेरे पास पैसे थे जो मैं इधर उधर से कमा लेता था, बहुत चीज करता था इंस्टेंट, बहुत रिकॉर्ड तोड़। तो मेरे पास थे पैसे, मैं दे देता था, वो भाई खुश। अब क्या हो, उसे दिख गया इसको तो काम करना हो, 6 रुपए पेज कर दिया। अब मुझे दिख गया भाई इसका अल्टरनेट खड़ा करना पड़ेगा जब भी रेट कम होंगे, दूसरे से काम करा ले 2 रुपए पेज में। उसकी गंदी राइटिंग थी। अब मैंने बोला ये अच्छी राइटिंग अच्छी लगती है कॉपी में, उससे बोला 2 रुपए कर रहा है, देखते 3 ही दूंगा, कर दे। 9 से लेकर 12th क्लास तक उसी से काम करा। उससे पहले लड़कियों से काम कराता था एक चॉकलेट देकर। लड़कियों में दिमाग आ गया, 9th क्लास आता था इसका काम मत करो, हमारा काम बहुत है। वो अपने मजे में लग गई, दिन दुनिया चेंज। यहाँ नोएडा में तो बहुत 9th फास्ट पे है, अलग हो जाता है। हाँ कुछ अलग हो गया Ninth में ही उनमें। होता है भाई सबसे ज्यादा। तो लौंडे, पर्सनल हाँ। एक्सपीरियंस से कुछ पूछना पड़ेगा। तो भाई उसके बाद 9th में तो मेरे साथ घूमता था, कॉलेज वाले दिन दुनिया सब। भाई लोग इतने अजीब गरीब है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस लेवल पे मजे ले रहा हूँ। 3 रुपए के लिए काम कर रहा है तो इनग्रेंड हो गया, वो जिंदगी भर जॉब ही करेगा। वो उसे दिख गया 3 रुपए मिलता है ऐसा काम करके, तो रिपीटेटिव टास्क बन गए। मेरे अंदर क्या इन्हें बोलो, मेरे अंदर हुआ पैसे देके काम हो जाता है। हाँ, कि मुझे दिख गया उसके अंदर क्या स्किल हुआ जॉब करने का। अब उसे पता है मैं कुछ काम करता हूँ मुझे पैसे मिलता है, तो वो तो बचपन से ही दिख जाता है बच्चा करने वाला है। स्कूल में पेन वेन बेचा है कि नहीं बेचा? नहीं यार, पेन तो नहीं बेचा मैंने, चॉकलेट्स बेची है। मैंने पेन बेचे हैं। चाइना के पेन आ जाते थे, चाइना से पेन आते थे अजीब गरीब, तो वो थोड़े महंगे होते थे, 20 रुपए। मैंने 100 150 रुपए में। अच्छा। यहाँ नोएडा में बेब्लेड्स बहुत बिकते थे, हाँ, ये पोकेमोन सब- कार्ड्स बहुत बिकते हमारा गरीब था ना थोड़ा एरिया, वो थे। अलग अलग ट्रेंड होता है। भाई पढ़ा लिखा एरिया था यार, कैसी बात कर रहे हो, पेन खरीद रहा पढ़ा लिखा एरिया था। पढ़ा बड़ा लिखा नहीं confidence था था, वो लड़की को दिखाने के लिए पेन खरीद रहा है कि मैं इससे लिख रहा हूँ, वो पेन। ओ सोचो। भाई क्रेजी दुनिया। तो भाई एक बात और बताओ, अब मैं जिस बंदे से काम कराता था उसको टीचर ने पकड़ के पेल दिया, तो अब वो क्या करेगा पूरी जिंदगी? तुम्हारे वाले ने तो जॉब पकड़ ली, तुमने बिजनेस करना सीख लिया, मेरा वाला क्या करेगा वो? पिटेगा ही जिंदगी भर, अब क्या करेगा वो? वो बन जाएगा कि जब भी कुछ हो जाए क्लाइंट के सामने उसको खड़ा कर दो, ये वो मैनेजर बनेगा अब। हाँ, मैनेजर गाली खाता है हर जगह। बॉस मैनेजर को देगा, नीचे वाले मैनेजर को देगा गाली। बॉस तो भगवान है। अब मान लो हम ऑफिस जाते हैं, सारे सारे भाई अरे भाई, अब उसको कुछ बोलना है तो हम उससे थोड़ी बोलेंगे, हम मीडिएटर बोलेंगे, जा भाई बोल। एचआर जा, एचआर जा, तो एचआर ही बन सकता है अपनी लाइफ में, सबसे गाली एचआर बन जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय से भी गाली खाता है और बॉस से भी बॉस से गाली खा रहा है। अरे भाई क्रेजी। तो अब भाई मार्केटिंग पे भी आ जाते हैं थोड़ा। तो अब एक बात बताओ, किसी को अगर फेसबुक एड्स सीखना है स्क्रैच से, अब तो फेसबुक एड्स चलाना बहुत आसान हो गया है, पर फिर भी अगर किसी को स्क्रैच से सीखना है, डिफिकल्ट हो गया यार, मेरे हिसाब से तो ईजी हो गया है। टारगेटिंग नहीं मिलती ना। हाँ, ये दिक्कत है। चलाना इजी है, रिजल्ट आना डिफिकल्ट हो गया है। करेक्ट। चलाना तो हाँ ठीक है, कंटिन्यू आपका कुछ। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा कोर्स देखना चाहिए? आपका कोई कोर्स है? अरे यार यूट्यूब पे भी देख लो। मेन क्या रहता है कि यूट्यूब पे भी बहुत, जैसे यूट्यूब पे एक कोर्स है, नाम नहीं लूँगा, 12 घंटे का कोर्स है, मेरा 6 घंटे का कोर्स है। तो 6 घंटे इम्पोर्टेंट है या पैसे इम्पोर्टेंट? अगेन पैसे और वो वाली चीज़ है। मैं अपनी लर्निंग शेयर कर दूंगा, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस लेना है तो कोर्स ले लेंगे। पहली बात, पेड पॉडकास्ट नहीं, क्योंकि ऐसा कोर्स का मैं कभी इंटीग्रेशन नहीं करता हूँ पॉडकास्ट में, बट एकदम से बात आ गई तो ऐसा लगेगा कि पेड पॉडकास्ट टाइप है। तो यूट्यूब से सीख लो, थोड़ा सा समय लग जाएगा, और मेरे एक्सपीरियंस से सीखना है, मैं कुछ केस स्टडीज शेयर कर दी तो मेरे से सीख लो भैया। जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि भाई आपको इंडिया में ऐड चलाना, आप यूएस के बंदे सीख रहे हो, और इंडिया में चलाना है और आपसे सीख रहे हो, फर्क है। यूएस के बंदे को इंडिया के बारे में नहीं पता क्या चल रहा है, आपको पता है। अब वो एक्सपर्टीज आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हो, जो शायद किसी के काम आ जाए। इसमें एक बहुत गहरी बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने भी सुनी हुई है। उगता सूरज और ढलता सूरज सबको बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटो खींचते हैं। जब सूरज ऊपर रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इनिशियल कोर्स मेंबर को बहुत अच्छा लगेगा, या किसी का डाउनफॉल आ रहा होगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। जब वो पीक पे होगा ना, तो ना उसका कोर्स पसंद आएगा, ना वो बंदा पसंद आएगा, ना वो कुछ पसंद आएगा, सही बात। गाली और देगा। गाली और देगा। तो इसलिए मैं कोर्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। एड्स के थ्रू ही मैं सेल आउट करता हूँ, इनऑर्गेनिक वे में। जिसको लेना है वो समझ पाएगा कि यार इसने मुझे ऐड दिखाया है, कि मैं इसका टारगेटेड पर्सन हूँ, मैं इससे सीख सकता हूँ। तो आप ना मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे कि जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स ले लो, ना मैं कभी यूट्यूब पे बोलूँगा मेरा कोर्स ले लो। जिसको लेना होगा उसको ऐड टकरा जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक मेरे को लगता है कि ब्रांड इमेज पे फ़र्क पड़ जाता है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा जैसे ही पड़ता है कोर्स का नाम आ जाता बहुत है। ज़्यादा पड़ता है। पर तो मैंने तो फ्री कर दिया, मैंने बोला भाई फ्री मुझे कोई जरूरत नहीं है, नहीं यार, फ्री की वैल्यू नहीं है। फ्री की वैल्यू नहीं है। मैंने एक जगह ये बोला कि फ्री की वैल्यू नहीं है, अगर किसी को बेचारे पैसे नहीं है तो फ्री में दे दूंगा पॉडकास्ट में। वो देखेगा नहीं, कंप्लीशन रेट नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद बंदे को मैसेज आया, भाई मैं बहुत गरीब हूँ,
मैंने 3-4 की आईडी खोली, गरीब आदमी, कोर्स 300-400 रुपए का, वो भी इसलिए था कि सीख लो, देख तो ले 200-300 रुपए देके। बंदों की आईडी में किसी का आईफोन, कोई एक बंदा दुबई, यूरोप, सिंगापुर की फोटो डाल रखी है, मैसेज कर रहा भाई मेरे पे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पे पैसे नहीं। मेरे दिल पे ऐसे झटका लगा, मैंने भाई अभी इतनी कंट्री तो मैं भी नहीं घूमा, 300-400 रुपए का कोर्स था। मैंने अटैक फ्री कर दिया, मैंने देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, यूट्यूब पे भी डाल दिया मैंने। मैं तो फ्री कर दूं ना, मैं कर दूं फ्री, मेरे को कुछ नहीं जा। एक और चीज मत करना भाई, हाँ, मैं नहीं रीजन करूंगा। बताता हूँ, जिनने मैं पैसे में खरीदा वो ऑफेंड हो जाएंगे। वो ऑफेंड तो चलो ठीक है कि अब नया आया, तुमने तो सीख लिया ना, समय हो गया, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट देखेगा ही नहीं कोई। देखता ही नहीं। जो 10 घंटे का कोर्स है उसका नहीं देख रहा है बंदा, तो मैं क्यों अपना नॉलेज शेयर कर दूं। और मेरे पे तो जब पेड कोर्स आता है तो बहुत सारी चीज़ आ रही कि लाइव सेशन आ गए फॉर एग्जांपल, या फिर मैं मेरी केस स्टडी, कोई मैंने अच्छा ब्रांड ग्रो कर दिया, न्यू ब्रांड ग्रो कर दिया, तो मैं उसकी केस स्टडी डालूंगा, मैं क्यों ज्ञान दूं फ्री में। फ्री में नहीं देना बिल्कुल। फ्री में तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। हाँ, मैं तो सामने से ही बता रहा हूँ मत करना, मुझे तो भुगत भोगी हूँ। हर चीज फ्री करते आप गए, दे दो भाई, फ्री में सिखा दो, पेड को अलग रखो, पेड इट्स पेड। और एक दो क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्लाइंट से पैसे ले लिए, रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करते हो, कैसे क्लाइंट को टैकल करते हो, कैसे टीम को मैनेज करते हो? देखो अभी तो कुछ नहीं करते हैं, अभी तो सिंपल सी चीज़ है, पहले तो क्लाइंट ऑनबोर्ड ही नहीं करते हैं। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया अब के उसमें, क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल लीड्स हैं, दिन की 120-140 लीड्स इनबाउंड आती है हमारी वेबसाइट पे। तो किसी का बजट प्रॉब्लम रहता है तो पहले तो बजट क्वालिफाई होता है। बजट क्वालिफाई होने के बाद देखा जाता है कि ग्रो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एक आया कि वो शेयर रहता है उसका इतना बड़ा, 25,000 का शेयर है, ऑनलाइन बेचना है, कौन लेगा ऑनलाइन शेयर। टच एंड फील करके लेंगे। हाँ, पैसे देने के लिए रेडी है वो, मेरे को दे रहा है, जो मैं रिटेनर मांगा, मैंने 3 लाख मांगा था, रेडी है। मतलब फर्स्ट ऑनबोर्ड होती है तो हम लोग पहले डिस्कवरी कॉल रहता है, हम लोग बताते हैं आपका प्रोडक्ट क्या है और हमारा प्राइस हम लोग आपको भेजेंगे, बट रफली ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए रहता है, उसको बताने के लिए कि अब भले ही हम लोग उसको कम का भेज दें समझ के कि चलो ग्रोथ इससे दिखेगी कि वो कमा भी पाएगा कि 3 लाख की नहीं। ऐसा भी नहीं कर सकते ना, 3 लाख बोल दिया और उसको पहली बार ही नहीं हो पाएगा। तो रफली ये रहता है, बट अगेन ये प्राइस रिवाइज होता है, हम लोग एक ROI शीट बनाएंगे, क्या कॉस्ट पर परचेज आएगा उस हिसाब से। नहीं आया हमने बंद कर दिया, और तब भी नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल आज भी ऐसे क्लाइंट्स हैं, जैसे 100 क्लाइंट से मान लेते हैं तो 20 से 30 क्लाइंट ऐसे होंगे ऑन एन एवरेज, जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है 23 क्लाइंट का चल रहा है, 23% का नॉन रिटेंशन रेट है हमारे यहाँ। और पूरे इंडिया की एजेंसी का बताएं तो 70%। 100% भी होता है, 100% भी है भाई। हम तो 100% वालों को भी जानते हैं कि एक महीने सारे क्लाइंट आए, अगले महीने सारे चले गए, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, तो ऑन एन एवरेज जो है वो 70-75 ऐसा है, तो मेरे यहाँ 23% है वो। तो 100 में से 23 क्लाइंट ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं कर पाते सर, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ज़रूर हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी रहती थी, बट क्योंकि अब एक स्टेज पे ऐसा पहुँच गए कि लोग बहुत अच्छे रख लिए हैं, उनकी सैलरी देनी है वो, क्योंकि रिसर्च वाला इंसान 20,000 रुपये में नहीं आता है या 25,000 में नहीं आता है, तो वो रिसर्च जब करता है उसकी सैलरी मुझे देनी ही देनी है। ठीक है, एक और चीज, स्ट्रक्चर बता दो एक बार कि किसी भी नीश का, कि अगर क्लाइंट आता है कितने बंदे काम करते हैं उस पर, पूरा स्ट्रक्चर एंड तक, आप तक, कि एक क्लाइंट है पूरा स्ट्रक्चर इतने बंदे एंड तक काम करते हैं और आखिरी बंदे आप हो, मान लो आप आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले वो वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आके जैसे ही लीड आई तो एक टेलीकॉलर हुआ, टेलीकॉलर पहले लीड को वो करेगा, क्वालिफाई कर लेगा कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। होने के बाद फिर एक जाता है परफॉर्मेंस टीम के पास डायरेक्टली, पहले ही हम परफॉर्मेंस टीम को भेज देते हैं, क्या लगता है कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, परफॉर्मेंस मार्केटर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब वहाँ से हेड्सअप आ जाता है देन BD आता है, BD आता है, BD जो है आपका पूरा का पूरा मीटिंग करेगा, फर्स्ट डिस्कवरी कॉल होगा, क्या क्या होगा, प्राइजिंग होगा, देन फिर उसके बाद उसको कोटेशन चला जाएगा। BD के बाद एक BD के असिस्टेंट टाइप बोल सकते हो, जहाँ पे वो फॉलोअप प्रॉपर करता है, टेलीकॉलर अलग है, फॉलोअप वाला अलग है। फिर जब वो ऑनबोर्ड हो गया देन उसके बाद अलग अलग टीम बटी हुई है, तो एक सबसे पहले अकाउंट मैनेजर उसको डेडिकेट होगा, अकाउंट मैनेजर जैसे ही डेडिकेट हुआ फिर उसके बाद अलग अलग टीम के हेड्स आएंगे। क्रिएटिव टीम में 2 पार्ट आ गए, जहाँ पे वीडियो एडिटर भी अलग अलग आएगा, मतलब वीडियो एडिटर का हेड, ग्राफिक डिज़ाइनर का हेड और आपके कंटेंट का हेड। तो ये 3 अलग हो गया अकाउंट मैनेजर के अलावा, तो ये क्रिएटिव प्रोसेस हुई। परफॉर्मेंस मार्केटर में गूगल एड वाला अलग, मेटा एड्स वाला अलग, मोस्टली ये आते हैं। प्लस एक अकाउंट मैनेजर जो है वही देखता है, नोट डाउन कर लेता है कि किसी से स्पेसिफिक तो नहीं कराना। तो फॉर एग्जांपल कभी कभार हम लोग UGC भी शूट करते हैं तो वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर भी आएगा। तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो एक क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में 10 से 15 लोग एक सर्व करने में लगते हैं। और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहेगा पूरी टीम में, किस किस को पॉइंट रहेगा क्लाइंट का, मान लो
क्लाइंट आया, अब आपको डिटेल लेनी है, आप वो अकाउंट मैनेजर है, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको ये उससे बात उसको करोगे। हाँ मैं उससे ही बात करूँगा। ऑल्दो मैं सबसे ही बात करता हूँ, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास रहेगी, अकाउंट मैनेजर के पास सब होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनर का कंटेंट कब चला गया था, वो कब टाइमलाइन पे देने वाला है, किस टाइमलाइन पे देने वाला है, शूट कब प्लान्ड है, मॉडल्स हो गए हैं हायर्ड या नहीं हुए हैं, लोकेशन फाइनलाइज हो गई है कि नहीं हो गई है, क्या स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई है कि नहीं हो गई है, एड्स चलने हैं तो एड्स कब स्केड्यूल होंगे, एड्स के लिए रिक्वायरमेंट कब से है। एक चीज़ भूल गया मैं, टेक्निकल वाला पार्ट, टेक्निकल हेड भी वहाँ पे आएगा, तो वर्डप्रेस जो ऑटोमेशन करेगा, वर्डप्रेस वाला अलग, एक ऑटोमेशन वाला अलग, तो ऐसे करके। तो अब आप जैसे D2C के साथ काम करते हो, D2C में आपने एड्स चला दिए, बट ऐसा भी कई बार होता है कि उनकी वेबसाइट ही कन्वर्टिंग नहीं है। वो तो इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जब ऑनबोर्ड करते हैं तो हम पहले ही बोलते हैं कि सब प्रोसेस हम अगर लेंगे तो हम सब लेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमसे ऐड लगवा लो, क्योंकि उसमें हम रिजल्ट बोल ही नहीं सकते, हम आप पैकेज ही हमारा है कि आपको हमारे साथ CRO होगा ही, मतलब वेबसाइट मैनेजमेंट होगा ही होगा, एड्स अगर हम कर रहे हैं तो एड्स होंगे ही होंगे, हमारे हिसाब से ही होगा सब चीज़ हमारा ही करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ही श्योरिटी, आप बोल दो कि ठीक है मेरे को पक्का ही इस पे चलाना है, मतलब गारंटी दे दो कि इससे भले ही रिजल्ट नहीं आए बट वेबसाइट मुझे करवानी है, ऐड मुझे करवाना है, देन वो बात अलग है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा कितनी बार हुआ है? होते हैं कुछ लाइक आते हैं कि नहीं मेरा तो पर्सनल है, मेरा दोस्त है वेबसाइट बनाता है, ठीक है कर लो, होता है अक्सर होता तो अभी आप क्या क्या करते हो? एड्स हो गए, वेबसाइट हो गया, और क्या करते हो? है। अभी हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन ही बन गए, मेनली मार्केट होते हैं एज ए मेटा एड्स, हम लोग सोशल मीडिया में जैसे हैं, तो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के मैं खुद का, आपने मेरा जैसे चैनल देखा होगा तो 100 के बहुत कम वीडियोज़ हैं, 2 चैनल है, एक माइजर है एक आर्यन त्रिपाठी है, दोनों एक पे 80 के एक पे 100 के, तो टाइम नहीं मिल पा रहा तो वो है, तो हमने मल्टीपल क्लाइंट्स के यूट्यूब चैनल ग्रो करे हुए हैं। सोशल मीडिया ग्रोथ अलग है, तो इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोवर्स से 100 के लेके गए हम लोग 40-45 डेज़ में, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो वेबसाइट भी बनाते हैं, एड शूट भी करते हैं, लैंडिंग पेज भी बनाते हैं, फनल डिज़ाइनिंग भी पूरा होता है, मेटा एड्स भी बनते हैं, वीडियो एडिटिंग भी होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी होती है, तो अभी वन स्टॉप सॉल्यूशन है मोस्टली। प्रोडक्शन भी दे रहे हो इसमें? प्रोडक्शन भी अभी रिसेंटली चालू करा, बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं कर रहे, भोपाल लोकल पे कर रहे हैं, कुछ एजेंसीज हैं जो लोकेशन पे जाके भी शूट कर लेते हैं, हम लोग वो नहीं करते। हम लोग जैसे प्रोडक्ट शूट है जो UGC हुआ या फिर प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी है, तो वो अगर वो भेज देते तो हम लोग लोकल पे मॉडल हायर करके वहाँ पे शूट कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबका होता है, देखो डिजिटल मार्केटिंग एक समुंदर है, सबको पता है, हमें जो बाहर बैठा है उसको कुछ नहीं पता, हमें पता है समुंदर है, हम इतना सा काम कर रहे हैं, उसमें होती हजारों चीजें, ठीक है। 4-5 ऐसी चीज बता दो जो आने वाले 5 साल में आपको लगता है उठने वाली है, उठ सकती है, और कोई चाहे तो उसमें एजेंसी बना ले। देखो हर एक चीज़ तो उठेगी, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो नहीं उठ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ आज हमारे यहाँ वेबसाइट एजेंसीज बहुत कम है, मतलब मैं आपसे पूछूं कि वेबसाइट एजेंसीज जो तगड़ा काम करती हैं वो नाम ही नहीं बता पाओगे। अब ऐसे ही जनरल एजेंसी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसे एडिमाइज होगी तो हम वेबसाइट भी बना लेते हैं बट कोर वेबसाइट नहीं है। जैसे मैं अपने आप को मार्केट करता हूँ मेटा एड्स के लिए मोस्टली, क्योंकि आपको एक यूनिक प्रोपोजिशन चाहिए रहता है अगर आपको किसी एक चीज़ में बढ़ना है, आप सबके नहीं बन सकते कि हम सबके मास्टर हैं। तो जैसे शिबैंग हो गया, तो वो ब्रांडिंग जो वो एड्स बनाते हैं तो शिबैंग उसमें मास्टर दिखा रहा है, बट शिबैंग सब कर रहा है ना। फॉक्सी मोरो ने, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज है, बट वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट दिखाते हैं कि मैं ब्रांडिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ। तो वेबसाइट की बहुत कमी है। उसके बाद जैसे ओल्ड करके एक अच्छी है, तो उसमें वो प्रोडक्शन कर रहे हैं बट वो मिड लेवल का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली IPL कर रहे हैं। तो एक मिड लेवल के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपन यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ हो सकता है। तो वीडियो एडिटिंग बहुत, कंटेंट बहुत बढ़ेगा, कंटेंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो वीडियो एडिटिंग भी बढ़ेगी। इनोवेटिव आइडिया मेरे पास है, हम्म जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा बूम मारी थी, हम्म पेड पॉडकास्ट सबको पता होता है, हम्म ठीक है। अगर कोई ऐसी स्पेसिफाइड एजेंसी बनाए हम्म जो कस्टमर को, जिसको पेड पॉडकास्ट करवाना है और जिसको करना है, इन दोनों को कनेक्ट करवाने वाली एजेंसी, राइट। जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड्स को करवाना है, वो कर रहा है। अब फिर वही मार्केट ख़राब हो जाएगा। मेन क्या चीज़ है, ये मार्केट जब ही बनाए जब किसी को पता नहीं है। जिस दिन आपने पब्लिक कर दिया ये सब चीज़, जैसे पापाराजी और ये सब चीज़ कितना बढ़िया, मतलब आप लोग भी देखते हो कि मैं खुद देखता था वीडियो, बट जब से 2-3 साल से पता चला कि ये तो कॉल होके आते हैं और ये होता है, तो फिर वो देखने का परसेप्शन ही बदल गया। तो जिस दिन ये वेबसाइट, जिस दिन ये एजेंसीज बन गई, वैसे हैं ऑलरेडी PR एजेंसीज ही हैं, ऑलरेडी ये करती हैं सब चीज़, बट जिस दिन ये पब्लिक हो गई या फिर ब्रांडिंग हो गई कि मैं पॉडकास्ट कराता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट कराए, मैं कभी बोल नहीं सकता कि मैंने ये वाला पॉडकास्ट कराया है,
मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा ना कि मैंने 15 लाख दिलवाए, मैंने 35 लाख मैं रुपए एक चीज दिलवाए बताता हैं। हूँ, एक दो लोगों को छोड़कर आप देखो, जैसे हमारे तो एक भाईचारे में आ गए हम। आप जैसे पेड़ पौधा देखोगे भी ना, देख के मज़ा समझ ही आ नहीं जाता आएगा, है, देखने में ही देख के मज़ा समझ नहीं आ आएगा। जाता है, वो बात ही नहीं होती खुल के। वो अपन को समझ में आता है दोस्त, अपन उस लाइन में है, तो ऑडियंस को कभी पता नहीं चलता, ऑडियंस को कभी भी नहीं पता चलता, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता था, बट मैं अब मानता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है, अब वो इंडिया के मार्केट से जुड़ी ही नहीं है। सही बात है। तो मुझे अब मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, अभी मैं कैब वाले से आया तो कैब वाले से ने बहुत बात करी, क्योंकि ये लोग हैं एंड यूज़र। सबसे बड़ा मार्केट सुना होगा, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। तो सबसे बड़ा कंजप्शन तो ये वाले लोग हैं जिनके पास पैसे ही कम है। 90% ऑफ इंडिया। 90% ऑफ इंडिया वो है, तो उनकी साइकोलॉजी समझना, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। उसकी 700 रुपये के लिए लड़ाई हो रही थी किसी से कॉल पे। सोचो 700 रुपये, अपन अपन तो क्या होगा यार, अपनी जैसे होगा तो टिप है ये, तो मतलब अपन बाहर गए तो टिप दे दी। तो वो वाला मार्केटिंग वाला पार्ट अपन को समझना पड़ेगा अभी। मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया 3 से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, मुझे वहाँ पे जुड़ना पड़ेगा, एक अच्छा मार्केट में इंसान बनना है तो। ऑडियंस ही है भाई, आखिरी में मार्केटिंग ऑडियंस ही है। तुम कितने अच्छे से अपनी ऑडियंस को समझ रहे हो। गेम दूसरा भी है, कैसा? बट हमारी पूरा बिजनेस इंडिया 1 पे चल रहा है, हर चीज। अपना चल रहा है। आप जो एड्स चला रहे हो, प्रोडक्ट भी जो बेच रहे हो, इंडिया 1 खरीद रहा है। बट आप समझो ना, अपन जैसे मान लेते हैं भाई अपने कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, तो ये अपने कस्टमर कब होंगे, जब अपन इंडिया 3 टैकल कर लेंगे। तो मेन मार्केट अपन समझे ना तो इंडिया 3 है, इंडिया 1 अपने आप आ जाएगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल जितने नंबर आप अपन जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर, सबकी ऑडियंस बच्चा है, गंदी ऑडियंस है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग पावर नहीं है, टियर 3 ऑडियंस टाइप बोल लेंगे, जिनके पास ज़्यादा बाइंग पावर नहीं है, फिर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है वो लोग। तो रणवीर अलावाजा का एक पॉडकास्ट भी A9 पे चल रहा था, तो वो बोल रहा था कि हिंदी में जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भूत वाली ये सब चीज़ आ रहा है। और जब मैं इंग्लिश पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो मैं इंडिया 1 के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ, यहाँ पे मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडिया 3 को कुछ मतलब नहीं है हिस्ट्री से, क्या हुआ क्या हुआ। इंडिया 1 समझना चाह रहा है, अच्छा हाथी इतना बड़ा हुआ करता था। लल्लन टॉप को देख लो, लल्लन टॉप कितना फेमस हो रहा है। वही ना, तो अपन ने अगर मेन क्या होता है कि नंबर देख के लोग आते हैं। आज मेरे फॉलोवर हैं तो 2,17,000 मान लेते हैं फॉलोवर हैं, तो जो 2 लाख फॉलोवर हैं वो मेरे कस्टमर ही नहीं है, मैं कभी उनको कुछ नहीं बेच पाऊंगा। ना इधर वो मेरा कोर्स लेंगे कभी, ना ही वो मेरी सर्विस लेंगे कभी, ना ही मेरा वो जो सैस है वो लेंगे कभी। वो मुझे मेरे कंटेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो मैं बात कर रहा हूँ, बकर कर रहा हूँ, उसके लिए फॉलो कर रहे हैं। तो और उसके कारण मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जैसे आप मेरे साथ जुड़ गए, तो अब अपना भाईचारा हो गया। बहुत सारा कोई ब्रांड ओनर आ रहा है, तो वो उस फॉलोवर को देख के आ रहा है मेरे पास। तो हमें इंडिया 3 टैकल करना है। इंडिया 3 जिस दिन आपका टैकल हो गया, आपके पास सब है, आपके पास पावर है, क्योंकि इंडिया 3 के फॉलोवर से पॉलिटिशियंस आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ ब्यूरोक्रेट्स जुड़ेंगे। आपके पास इंडिया 3 है तो आपके पास बड़े अच्छे ब्रांड्स आएंगे जो कि इंडिया 1 बोलने के लिए, बट पैसा वहीं से आएगा। सो पावर और मनी जो जितना आना है वो इंडिया 3 से आना है। अगर हम इंडिया 3 की साइकोलॉजी देखें, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक फैक्ट पढ़ा था कि जेनजी जो आजकल है, जेनजी ही खरीद रही है सारी चीज़ ऑनलाइन। मतलब 3 में से 1 कस्टमर जेनजी है, ये एक मैंने कहीं फैक्ट देखा था। तो इंडिया 3 की ऐसी क्या साइकोलॉजी आपने अभी तक पकड़ी है कि इनको ये मजबूर करती है खरीदने पे? यार मैं थोड़ा सा, पता नहीं ये डेटा कहाँ का है, मैं थोड़ा सा इसमें अलग करूँगा, क्योंकि जेनजी की जब हम लोग बात करें तो 1998 के बाद वाले लोग, राइट, तो 26 साल वाले। और आप जैसे मैं जो D2C वाले ऐड चलाता हूँ वो 24 से प्लस वाले हैं, तो जेनजी का 3 साल वाले, 1998 से 2001 वाले, सिर्फ उतने लोग खरीद रहे हैं जेनजी में बोला जाए तो। नहीं, क्योंकि मैंने इनके वर्ल्ड का पास देखा बाइंग होगा। पावर नहीं, वर्ल्ड का होगा, वर्ल्ड का हो सकता है, इंडिया का नहीं हो सकता। इंडिया में बाइंग पावर ही नहीं। आप यूथ देखोगे क्या करता है अपने यहाँ कुछ का भी नहीं यूथ, करता, मजे रील लेता है। बनाता है। रील भी कौन सी बनाता है वो, मतलब कुछ उसको भी ब्रांडिंग नहीं मिल रही, पैसा नहीं है अपने इंडिया के पास। अपने इंडिया के पावर जो है वो मिलेनियल्स ही खरीद रहे हैं, जो जितना ई कॉमर्स हो रहा है, जो मैं मानता हूँ। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स के वेबिनार करते हैं, उसमें एज ग्रुप 24 प्लस है, तो हम लोग तो एड्स ही नहीं चलाते 24 के नीचे वालों का। तो जेनजी के हम 2 साल टारगेट कर रहे हैं, मतलब जेनजी को मैं इंक्लूड ही नहीं करूँगा। और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस और अच्छी बाइंग पावर वाले लोग जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग अभी न्यू ब्रांड है, उसका एंटी ऑर्डर है, परफ्यूम टाइप का बोल सकते हो आप, तो उसमें नहीं 18 से 24 वाले लोग नहीं ले रहे हैं, 24 से अबव वाले ले रहे हैं। तो हमने एड्स ही सेग्रीगेट कर दिया कि 24 प्लस है, सो नहीं ले रहा। इंडिया के जेनजी के पास पैसा ही नहीं है, इंडिया का जेनजी सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है,
ख़त्म हो गई है कहानी, और वो फिर छोटी मोटी चीज़ ले ले रहा है तो वो ले ले रहा है। अभी इससे बहुत अच्छा फैक्ट याद आया, एक मैंने देखा था, एक के शायद 2.3 मिलियन फॉलोअर्स थे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसने करी और सिर्फ 2 प्रोडक्ट बेचे। बताओ, होता है ऐसा। 2 प्रोडक्ट बिके। बहुत गंदा है ये तो। 2.3 मिलियन फॉलोअर्स पे 2 प्रोडक्ट बिके। और मैं जानता हूँ नोएडा में ऑलमोस्ट हम जिम करते हैं, 100 लोग आ रहे हैं तो 25 इन्फ्लुएंसर, होंगे। ठीक है, 25, क्यों हम अच्छे जिम में जाते हैं, 25 इन्फ्लुएंसर है। पहले तो आते ही जिम की मेंबरशिप फ्री मांगते हैं कि भैया मेरे फॉलोवर है, ये देखो, ओनर हमारा दोस्त है, हम बैठे रहते हैं वहीं, दिखाता है पहले, भैया मेरे इतने फॉलोवर। मैंने भाई तेरे फॉलोवर है तो दे देना पैसे, क्यों फ्री मांग रहा है, बेइज्जती नहीं हो रही तेरी, तो लाखों लोग जानते हैं। दे भी देता हूँ, आधे लोगों को फ्री दे देता है, कोई नहीं, हमारी स्टोरी डालनी पड़ेगी आपको, प्रमोशन करना, दे देता है फ्री। उसके बाद आप देखोगे लड़कियों के और लड़कों दोनों के, जिनकी कंटेंट में दम नहीं है, राइट, आप बनाते हो, आप वैल्यू दे रहे हो, कुछ ना कुछ दे रहे हो, हम बना रहे हैं कुछ वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑडियंस कनेक्ट कर रही है। जिनकी ऑडियंस कनेक्ट नहीं, जो गानों पे बना रहे हैं, उनको कुछ सेल नहीं कर सकते हो। ब्रांड डील्स उन्हें आती है 2 मिलियन। तो उनको आती ना ब्रांड डील, किसकी आती है? आपके सट्टे की, सट्टा खा लेगा ना मार्केट। गाने की आती है, गाने का प्रमोशन आएगा, सट्टा ज़्यादा चलता है। सट्टा तो आता ही है भाई। सट्टा तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है बैन हो जाएगा, पकड़ने तो लगी है लोगों को। अपने इंडिया के पॉलिटिशियंस जो है ना, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट बहुत वो हैं। वो तो जब हम दुबई गए थे अभी, तो वहाँ क्या बिजनेस है कि सट्टे के पैसे आते हैं जो इंडिया से घूम के जाते हाँ, हैं, तो बहुत बड़ा जितने बिजनेस सट्टे के है, बिजनेस चल रहे हैं सब दुबई से चल रहा है, सब दुबई से चल वो रहा है। लीगल है वहाँ, पता नहीं क्या दुनिया चल रही है। लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस हैं उनको भी मिल रहा है। रिपोर्ट में आते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं है। पकड़े भी जाते हैं, मतलब बहुत अभी ज़्यादा अपन कोई को उसको पकड़ा गया बोलना था, नहीं चाहिए। महादेव ऐप वाला महादेव ऐप है, नहीं, ये सब पकड़े भी जाते हैं। क्या हुआ वो आगे छोड़ देते हैं उसको, तो कुछ भी नहीं होता इंडिया में, पैसा है सब हो जाएगा। भाई ये पॉडकास्ट बहुत वैल्यूबल लगा मेरे को, जितनी भी ऑडियंस है काश उन्हें भी लगे वैल्यूबल। बातें तो हमने बहुत मज़ेदार करी है। इधर उधर की भी बहुत बात करी है, बट ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग।